ऑनलाइन पे जो बच्चे बैठे हैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग, ऑफलाइन वालों को भी गुड मॉर्निंग। बैठिए। आज यही टेंशन में आप कब तक क्लास चलेगी। चलिए, पिछली क्लास तक हमने ये सीखा था कि सूडो फोर्स क्या होता है और आपने उस सूडो फोर्स को समझ भी लिया था। अगला सवाल आपके लिए। ये एक डिस्क आपको दे रखी है जिसमें एक स्लॉट बना रखा है। ऐसा स्लॉट आपने पहले भी देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नया स्लॉट है आपके लिए, पर ऐसा एक स्लॉट आपको दे रखा है। इस स्लॉट के अंदर ये सेंटर है, ये एक्सेस है और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, और ओमेगा कांस्टेंट है। मैंने अल्फा तो लगाना ही बंद कर दिया। आप ये आपको दे रखा है एक, जो कि इस समय r/2 दूरी पर है। इसका रेडियस r है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए क्या है। डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग विथ कांस्टेंट ओमेगा at t is equals to 0. Disk start rotating with constant omega at t is equals to 0. Determine 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 the velocity of block. Determine the velocity of block. Determine the velocity of block when. Determine the velocity of block when this block reaches at the end of groove. Determine the velocity of block when this block reaches at the end of groove. ग्रूव के बिल्कुल आखिरी में, और कोई फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। जो है आपके सामने है, सब कुछ स्मूथ है। ये पूरा का पूरा जो ग्रूव आपको दिख रहा है ये स्मूथ है। सो ये आपके सामने है, r/2 दूरी पर है, स्मूथ ग्रूव आपके सामने है। और मेरा आपसे सवाल है कि जब ये यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल एंड में आ जाएगा, तब इसकी स्पीड क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस एट द एंड ऑफ ग्रूव। आपका ये ब्लॉक जब ग्रूव के बिल्कुल एंड में आ जाएगा, तब आपसे पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या आप रेडी हो इस सवाल को करने के लिए? देखिए, हम इस सवाल को उस रोटेटिंग फ्रेम में जाके करेंगे जिससे हमें क्वेश्चन अच्छा लगता है करना। हम पहुंच गए यहाँ पर, और हमारी फ्रेम भी कितने से घूम रही है? ओमेगा से घूम रही है। एग्री? जब हमारी फ्रेम भी ओमेगा से घूमेगी तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे बाहर की तरफ। ये लगा दिया आपने, m ओमेगा स्क्वायर x। x इज द डिस्टेंस जो कि लगातार चेंज हो रही है। शुरुआत में डिस्टेंस कितनी है? r/2। लेकिन जैसे जैसे आगे चलेगा आपको मालूम है कि ये x चेंज होगा r/2 से कैपिटल R तक। तो सूडो फोर्स जो इस पे लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। आप देख सकते हो। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तब तक स्पीड कितनी है? एग्री? इस फ्रेम में आने के बाद जितने सूडो फोर्स लगते हैं सब लगा दिए क्या आपने? एक तो लगा दिया ना आपने, और कौन सा बाकी है? अल्फा r। अल्फा तो है ही नहीं, वो भी नहीं बाकी है। और कोई सूडो फोर्स बाकी है? एक और था, -2m ओमेगा क्रॉस v रिलेटिव। आपको मालूम है ये ब्लॉक इस ग्रुप के अंदर चल रहा है, तो इसके पास इस डायरेक्शन में एक रिलेटिव वेलोसिटी है। मान लो आप ये समझो कि आप इसके ऊपर बैठ गए, है ना? आप भी गोल गोल घूम रहे हो, आपके साथ डिस्क घूम रही है और ग्रुप भी घूम रहा है। मानते हो? पर क्या आपको ये लगता है कि अगर मैं इसे एक्स एक्सेस मान लूँ तो क्या आपको लगता है कि एक्स एक्सेस रोटेट करेगी, वो भी इस ग्रुप के साथ साथ? तो ये ब्लॉक अगर मूव करेगा भी तो आपको नहीं लगता कि इस ब्लॉक का केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा? देखो, अभी आपकी एक्स एक्सिस यहाँ पर है, घूम करके यहाँ आ जाएगी, और पहले आपका ब्लॉक यहाँ था, घूम करके आपका ब्लॉक यहाँ आ गया। तो आपका ब्लॉक दूर तो गया है, लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस के हिसाब से देखोगे तो इसका केवल कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? एक्स। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी कोऑर्डिनेट इसके पहले भी जीरो थे, अभी भी जीरो है, क्योंकि आपकी एक्सिस लगातार क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो कई बार ऐसा भी केस होगा जब आप ये देख पाओगे कि रिलेटिव मोशन इसके अलोंग हो रहा है। इसके अलोंग हो रहा है? इस टनल के, इस ग्रुप के अलोंग। ओमेगा वेक्टर किधर है? वो जो देख रहा है पूरा ओमेगा वेक्टर, ये कौन है? वी रिलेटिव। तो ओमेगा वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया। बताओ ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव किधर आएगा? ओमेगा ऊपर है, वी रिलेटिव इधर है। ओमेगा को जब घुमाएंगे ऐसे तो किधर आएगा? अंदर की तरफ आएगा ना। ये रहा ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव। एग्री?
इसका नेगेटिव किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो आप कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में भी एक सूडो फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 2m ओमेगा वी रिलेटिव। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? दो सूडो फोर्स बना दिए मैंने। और कोई फोर्स दिख रहा है जो आपको लग रहा होगा रियल फोर्स? सूडो फोर्स छोड़ो, आप सूडो फोर्स तो 3 होते हैं, 2 थे यहाँ पे दिखा दिए। ग्रेविटी, और कोई फोर्स? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल भी दो तरह के आएंगे, एक नॉर्मल जो नीचे वाली सरफेस लगाएगी, और एक नॉर्मल ये जो साइड वॉल है ना जिसके साथ ये कांटेक्ट में होगा, या तो ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा या इस वाली के साथ, दोनों के साथ कांटेक्ट में होगा तो फंस जाएगा। तो इसको ऐसा बनाएंगे कि थोड़ा सा पतला बनाएंगे ताकि ये एक सरफेस के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहे। मान लेते हैं कि ये उसके साथ है, और आपको समझाने के लिए नॉर्मल भी इधर बनाए थे। डाउट? सारे बना दिए ना फोर्सेस। अभी जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तब आपसे क्या पूछिए, इसकी स्पीड। आप बताओ कौन से चैप्टर को आप यूज करना चाहोगे? पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी है? 0 है। इस जगह पे जब वो r/2 दूरी पे था, वो यहाँ पहुंच गया, तब आपसे स्पीड पूछी है। तो बोलो ना क्या लगाना पसंद करोगे? आप बोलोगे सर हम जो है ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पसंद करेंगे। नहीं लगाना पसंद करोगे? या आप ऐसा यस भी कर सर। सकते हो, डोंट अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, आप चाहो तो काइनेमेटिक्स भी लगा सकते हो। अगर आप काइनेमेटिक्स लगाना चाहते हो तो आपको इस रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जी हाँ, इस रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में ए रिलेटिव इस तरफ होगा। एग्री? इसी तरह तो जा रहा है ये। तो बताओ ए रिलेटिव कितना आएगा? एक ही फोर्स लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर x इजिकल्स टू एम ए रिलेटिव लिख दूं क्या? तो ये रिलेटिव कितना आ जाए? आ गया? नहीं आएगा समझ में? बोलो फटाफट। आ गया ना समझ में ये चीज? अब बताओ इसको क्या लिखूं मैं, वी डी बाई डी एक्स लिख दूं? तो यहाँ से वी डी वी इजिकल्स टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। वो साइड क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन। याद रखना ये जो v लिखा है अपन ने ये रिलेटिव है, ये भी रिलेटिव ही होगा क्योंकि सब अब रिलेटिव में चल रहा है पूरा क्वेश्चन, उस फ्रेम में चल रहा है। तो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको मिलेगा r/2 से r तक आप जाओ, शुरू में 0 था रिलेटिव वेलोसिटी, अभी कुछ होगा तो कितना आ जाएगा, v रिलेटिव का स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट आप लगाओगे r/2 से r, देखो कितना आ रहा है। यहाँ से आपको v रिलेटिव मिल जाएगा, कितना आ रहा है बताओ फटाफट। ओमेगा स्क्वायर बाई 2 तो कटी गया ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4। तो वी रिलेटिव यहाँ से आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट लोगे ना तो आपके पास वी रिलेटिव की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। सबको समझ में आ गया ये बात कि कैसे हमने वी रिलेटिव निकाला? बताइए। हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये कौन सा ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से। हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये आंसर नहीं है हालांकि, ये केवल आपको रिलेटिव स्पीड मिली। अभी जो आपने निकाला वो क्या मिला है आपको, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब किस डायरेक्शन की स्पीड, इस डायरेक्शन, राइट। आपको पता है यहाँ पर इस ब्लॉक के पास कितनी वेलोसिटी और है? बताओ भाई कुछ तो बताओ आप भी। आपको ग्राउंड फ्रेम में निकाले ना वेलोसिटी, तो ग्राउंड फ्रेम में ओमेगा भी वेलोसिटी है। कैसे निकालोगे आप? हाँ आपको ये भी वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, कौन सी? ओमेगा आर। ये समझ में आया क्यों ऐड करी मैंने? नहीं समझे क्यों ऐड करी? आपको मैं अभी पहले लिख लो, समझाते हैं आपको। लिखो आप, वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम कितनी आ जाएगी ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी? आप बोलोगे सर वो आ जाएगी वी रिलेटिव का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया।
क्या आप सबको समझ में आया कि ओमेगा क्यों ऐड किया हमने? आप बताओ, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये इस एक्स एक्सिस पे चल रहा है ना? क्या ये एक्स एक्सिस ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो किसी वेलोसिटी चल रही है? कितने यस से सर। चल रही है? ओमेगा आर से। तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो तो फ्रेम के रेस्पेक्ट में है ना, ये वाली तो। उस फ्रेम की खुद की वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है? ओमेगा। तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता होती है उसी की तो वेलोसिटी ऐड करते हो आप। तो ये ब्लॉक इस जगह पे जहाँ पे खड़ा है वहां पर जो वेलोसिटी है वो इसमें ऐड करनी पड़ेगी, वो मैंने कर दी। आपके सामने सवाल आ गया। मैं अगर आपको ढंग से बताऊं तो ये सवाल आरबीडी का सवाल है, जिसमें आप एक रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो, रिजिड बॉडी के अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी होगी, ये सारी बातें किसकी चल रही है? आरबीडी की। आरबीडी में आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, आप तब करना जब आरबीडी में आपको पैसेज मिलेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मिल जाएगा। आरबीडी में ये भी सवाल मिलेगा आपको कि ये भी पूछा जा रहा है कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा। ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, समय समय कैसे निकालोगे? जब लिमिट लगाओगे ना तो r/2 से x की लगाना, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ x। फिर उसको क्या लिखना, dx/dt। फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x और t में रिलेशन, उससे आपको टाइम मिलेगा कि r/2 से r तक जाने में उसे कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा कहीं भी आप देखेंगे तो। सबको समझ में आ गया सवाल? ऑनलाइन वाले बच्चों आपको समझ में आया? यस सर। यस सर आया। कुछ ब्लर का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा? ठीक है, लिख लो फटाफट इसको। हो गया सर। वापस से बोलो। हो गया प्रिंसिपल सर। फोर्स का कहाँ पे है बताओ, किस जगह यूज करना चाहिए आप बता दो। आप ये जा तो इसी अलोंग रहा है ना, तो इसका ए तो इधर ही होगा। अब बताओ इस दिशा में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उन्हीं का यूज होगा। बस तो उसी का यूज हुआ। क्या बोल रहा है? अगर नॉर्मल निकालना होता, हाँ, तो आपको वो सब कुछ करना पड़ता जो आप करते हो। आप ये बोलते हैं कि इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो आप ये बोलते हैं कि n2 प्लस 2m ओमेगा विद रिलेटिव इज इक्वल टू 0 एंड n1 माइनस mg इज इक्वल टू 0। ये भी आप बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं आप। इनफैक्ट n2 का डायरेक्शन ये आता ही नहीं, n2 का डायरेक्शन पीछे की तरफ होता है। इससे सॉल्व होने के बाद n2 नेगेटिव आता ना आपका। अरे भाई अगर आपका n2 नेगेटिव आ रहा है इसका क्या मतलब है, इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? क्या आप सबको ये डायरेक्शन समझ में आ गया? 2m ओमेगा विद रिलेटिव डायरेक्शन कैसे आया? पहले हमने ओमेगा क्रॉस v निकाला है ओमेगा क्रॉस v रिलेटिव का जो ऊपर लिखा हुआ है ये किया मैंने, उसका अपोजिट है, इसको बोलते हैं कोलेस फोर्स। जो आपने देखा सुडो फोर्स है एक तरह का। क्या आपने वाकई में ऐसा फील किया है कि ऐसा होता है? एक रॉड लो, उस रॉड पे अपनी चाबी का छल्ला लगाओ यहाँ, फिर इसको घुमाओ, क्या ये छल्ला बाहर आ जाता है? कभी देखा आपने ऐसा? ऐसा कैसे हो यस सकता है सर। कि ये बाहर आ रहा है बताओ? कौन सा फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये तो आपकी कल्पना है कि ये फोर्स लग रहा है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में खड़े हो, अगर आप रोटेटिंग फ्रेम नहीं हो, आप वहां खड़े हो जहां अभी खड़े हो, अब बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है? बताओ। ये रहा आपका डंडा, ये रहा छल्ला, इसको घुमा रहा हूँ मैं, कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो कि इस रॉड के परपेंडिकुलर होगा, ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, और फ्रिक्शन लग रहा होगा तो वो भी लग रहा होगा। फ्रिक्शन नहीं लग रहा सपोज करो। अब बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। कौन सा फोर्स? कोई फोर्स है ही नहीं। ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो कोई फोर्स दिखेगा ही। तो फिर ग्राउंड फ्रेम वाला बंदा कैसे समझाएगा कि बाहर आ रहा है? सवाल ये है। रोटेटिंग फ्रेम में बैठे तो दिख गया कि बाहर क्यों जा रहा है, पर अगर आप ग्राउंड पे बैठे हुए हो तो आपको ये फोर्स दिखेगा ही नहीं ना। ये फोर्स तो हम केवल कब लिख रहे हैं, जब हम गोल गोल घूम रहे तब लिख रहे हैं। अगर हम गोल गोल नहीं घूम रहे तो नहीं लिखते, राइट? अब बताओ क्या करूं, बता दूं इसको मैं आपको दिखाता हूँ क्यों आपको ये बाहर जाता हुआ दिखता है फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। पहले आप सिंपल एग्जांपल कार वाला लेते हैं,
जब कार टर्न लेती है तब भी आपको ऐसा लगता है कि जिस तरफ कार टर्न ले रही है आप उसके दूसरी तरफ जा रहे हो, आपको कोई धक्का मार रहा है उस तरफ, वो क्यों लगता है आपको? inertia, ये रही आपकी कार घूम रही है, देखो आप, ठीक है। लाइक सपोज आप कार के अंदर बैठे हुए हो, ये रहे आप, आपकी वेलोसिटी v है कार की, और आप भी कार के अंदर बैठे हो तो आपकी भी इस समय वेलोसिटी v है, ठीक है। लेट सपोज आपके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, आपकी बॉडी और सीट के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, आपने अपने आप को किसी बेल्ट से नहीं बांध रखा, आपने किसी से अपने आप को पकड़ भी नहीं रखा, आप इतना फ्री हो तो क्या होगा, पहले आपको ये समझाते हैं। आप ऐसे चल रहे थे, आप ऐसे ही चलते रहो, एग्री। और कार पीछे क्यों मुड़ रही है? कार के पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए कार फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, टायर और उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, उसके कारण कार तो मुड़ रही है, पर आप नहीं मुड़ोगे क्योंकि आप पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। तो आप थोड़ी देर बाद यहाँ होगे, फिर आप यहाँ होगे, फिर आप यहाँ। देखो आप पहले कौन सी साइड पे थे? लेफ्ट साइड। अब आप कौन सी साइड पर आ गए? राइट साइड। तो आपको फील तो आएगा कि आपको कोई धक्का मार रहा है इस तरह, जबकि हकीकत में ग्राउंड फ्रेम से देखने वाले को साफ मालूम पड़ रहा है कि इसको जो फील आ रहा है ये इसका भ्रम है, असल में ये सीधा चल रहा है। जो कार है ना वो इसकी तरफ आ गई है, देखो आप, ये लग रहा है आपको? ये सबको समझ में आ गया? तो आपको ऐसा लगता है कि आपको बाहर की तरफ कोई धक्का मार रहा है, जबकि सच ये है कि आप जिसके अंदर बैठे हुए वो आपकी तरफ आ रहा है, यही सच्चाई है। अगला एग्जाम्पल, वही रॉड वाला, मान लो ये रिंग आपके सामने अभी यहाँ पर है, अगले ही पल आपकी ये रॉड, इस पर नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा तो ये ऊपर ही जाएगा, अगले ही पल अगर जाना भी होगा तो रॉड आपकी घूम गई और ये रिंग थोड़ी सी ऊपर आ गई ऐसे। अभी फिर आपने देखा इस पर फोर्स ऐसा लग रहा होगा, रॉड आपकी घूम गई और ये थोड़ी सी यहाँ आ गई। आप ये देखेंगे कि रिंग जो है वो नॉर्मल फोर्स के दिशा में थोड़ा सा मूव करती है, रॉड घूम जाती है आपकी, रिंग यहाँ आ जाती है, और आपको लग रहा है आपकी रिंग दूर जाती आ रही, नहीं लग रहा आप? पर हकीकत में रिंग इस तरफ नहीं जा रही, हकीकत में रिंग हमेशा इस रॉड के परपेंडिकुलर दिशा में ही चल रही है, देखो आप, हर अगले ही पल वो कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर दिशा। अगले पल यहाँ पहुंचेगी, लेकिन जब आप उसको बनाओगे ऐसा, अब इतना तो बोल ही सकते हो कि ये लेंथ L है तो ये लेंथ L1 होगी, और L1 बड़ा आएगा उससे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखो आप, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस होगा तो थोड़ा बड़ा आएगा। अगली बार फिर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कर दिया आपने ड्रॉ, इसको खींचो आप, ये रहा परपेंडिकुलर, सॉरी, आपकी रिंग यहाँ पहुंचेगी, और फिर ये जो हाइपोटेन्यूस आएगा ये पहले वाले से क्या आएगा? बड़ा आएगा। फिर यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर खींचो, आपकी रिंग यहाँ पहुंच गई, फिर आप कहोगे कि सर ये परपेंडिकुलर है, पहले ये लेंथ थी इसकी, अब इस नई लेंथ पे आ गया, वो पहले से बड़ी आएगी। तो हकीकत में हो क्या रहा है? हकीकत में कोई फोर्स ऐसा नहीं लग रहा जो इसको इस एंड तक पहुंचा रहा है, कोई फोर्स ऐसा नहीं लग रहा जो इस इंसान को राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ पहुंचा रहा है। हो क्या रहा है? आपको सच बताऊं तो हो ये रहा है कि ये वाला सिरा इस तरफ आ रहा है, देखो आप, पहले यहाँ था ना, आज यहाँ है, देखो सिरा किधर आ गया? इधर आ गया, रिंग उधर नहीं गई, कौन आया उधर? ये सिरा इधर आया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिरे पे पहुंचने वाला है। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, इसका ये वाला एंड इधर आ गया। सबको समझ में आ गया बात? तो हम समझ गए कि ग्राउंड फ्रेम में अगर चीज़ों को हम देखेंगे तो हमारे बैंड तो बच जाएंगे, क्योंकि हमें समझना क्या पड़ रहा है कि भाई कोई इस तरफ नहीं जा रहा, वो जिस तरफ जाने का हमें फील हो रहा था वो खुद सिरा इसके पास में चल के आ रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है, देख लो इस चीज़ को, फटाफट डायग्राम बना लो आप, ताकि आपको पता रहे कि हो क्या रहा है, असलियत में क्या हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। असलियत आपके सामने रख दी गई है, देख लो आप। फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, सीन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से जो सीन होगा आप वो लिखिए। बच्चों क्या आप लोगों को वॉइस लो आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों Yes, sir. बहुत लो आ रही है क्या? Yes, sir. हल्का सा लो है। अभी भी लो आ रही है क्या? Yes. कोई ऐसा बच्चा है जिसको वॉइस लो नहीं आ रही? चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो जिसको नहीं आ रही है लो।
चैट बॉक्स में कोई ऐसा बच्चा हो जो ये कहे, ये लिख के बोलो कि लो नहीं आ रही। अरे ये लिख दो ना, नहीं आ रही है लो, लो नहीं आ रही है। ठीक है, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको लो नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब जिनको लो आ रही है उनके साथ नेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, लिख लिया आप सब लोगों ने? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बता दूं मैं इन सब चीज़ों को, कह दिया जाए, कारो में इसको। अब लिखिए बैंकिंग ऑफ सड़क। जेई मेन में इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आना चाहिए इसका पूरा कंसेप्ट। देखिए बैंकिंग ऑफ सड़क, आपने देखा होगा जब भी सर्कुलर टर्न होता है तो आपकी सड़क थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, आपने कभी फील किया ऐसे थोड़ी सी उठी हो जाती है, देखा आपने ऐसा? तो उसी को बोलते हैं बैंकिंग। तो जब आप सर्कुलर घूम रहे होंगे तो ऐसा नहीं घूम रहे होंगे, थोड़ा सा ट्रैक उठ जाएगा, आउटसाइड आउटर वाला साइड उठा हुआ होगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं सिंपल तरीके से बनाते हैं, मौत का कुएं बना के आपको दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सर्कल आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले ही मैंने मौत का कुआं दिखाया था, तब वॉल ऐसी थी, अब वॉल ऐसी है। ठीक है, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। आप कई बार वाटर पार्क में जाइए, जो वाटर पार्क की जगह आप किसी पार्क में जाइए, बच्चों के जो पार्क होते हैं झूले झूलने वाले, उसमें आपको ऐसी ट्रेन दिखाई जाएगी, और वो ट्रेन जब घूमती है तो वो यू हो जाती है। कभी देखा ना आपने? ऊपर वाला एंड उठ जाता है, उस रेल का एक सिरा ऊपर हो जाता है, तो 2 रेलें एकदम फ्लैट नहीं रहती है घूमते वक्त, वो यू हो जाती है। तो ये यू क्यों करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके 2 कारण हैं, एक तो अभी बताएंगे, एक आरबीडी में बताएंगे। आरबीडी में बताएंगे कि क्यों हम गाड़ी को जब टर्न लेते हैं तो हमें अपनी गाड़ी को जैसे मोड़ना पड़ता है, या क्यों बैंकिंग क्यों करनी पड़ती है। बाइक को तो मोड़ते हैं अपन, कभी आपने बाइक चलाई हो तो बाइक को जब आप टर्न लेते हो तो ऐसे झुकाते हो ना, तो वो क्यों झुकाते हैं वो आपको अभी नहीं समझा सकते, वो आपको कब समझाएंगे जब हम आरबीडी पढ़ाएंगे। उसको टॉपलिंग से बचाने के लिए करते हैं कि गुड़क ना जाए गाड़ी। और यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि अगर बैंकिंग हो तो क्या होगा। देखिए स्मूथ सड़क है आपकी, कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन। और ये रहा आपका व्हीकल जो एक सर्कल पे गोल गोल घूम रहा है। ये सर्कल का रेडियस कुछ भी हो सकता है बच्चों। मैं जिस रेडियस पे घुमा रहा हूँ, पहले मैं उस रेडियस की बात कर लेता हूँ। पहले जो मैंने आर लिखा था उसे काट दो। ये यहाँ पे है ना आपकी बाइक, बाइक को नीचे लेके आते हैं। ये रही बाइक, बाइक इस सर्कल पे गोल गोल घूम रही है, यानी जिस सर्कल पे वो गोल घूमेगी वो सर्कल है आर। ठीक है, आप अगर ऊपर होते तो बड़े सर्कल पे घूमते, नीचे होते तो छोटे सर्कल। ये एंगल कितना है? थीटा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको ग्राउंड फ्रेम से करो, या फिर अगर आप इसको ग्राउंड फ्रेम से नहीं करना चाहते हो और इसको इक्विलिब्रियम का सवाल बनाना चाहते हो, तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? रोटेटिंग फ्रेम। तो एक काम करते हैं, ये जो घूम रहा है इसकी स्पीड मान लेते हैं v है, तो इसको ओमेगा कितना आ जाएगा? v/r। अब आप कह सकते हो कि इसका एक ओमेगा है और ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है। हम अपने ऑब्जर्वर को यहाँ बिठाएंगे, अगर आप इसको उससे करना चाहते हो तो। और ऑब्जर्वर को बिठा करके, ये ऑब्जर्वर की एक्स एक्सिस हो गई, और ऑब्जर्वर को हम इसी ओमेगा से घुमा देंगे, तो क्या फायदा होगा? इस ऑब्जर्वर को ये चलता हुआ ही नहीं लगेगा। क्या आपको ये एहसास हो रहा है? वो घूम रहा है, आप भी उसके साथ साथ घूम रहे हो, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बाइक क्या आ चुकी है? इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। तो अब ये क्वेश्चन किसका बन गया? इक्विलिब्रियम का। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम का बनेगा आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, वो लगा दिया आपने, और एम वी स्क्वायर बाई आर, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। और कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ये लगा दिया आपने। और कौन सा लगेगा? ग्रेविटी। बस 3 ही फोर्स लगेंगे। और ये क्वेश्चन किसका है? इक्विलिब्रियम का। तो बताओ कैसे सॉल्व करें इस इक्विलिब्रियम को? एक तरीका ये है कि इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट निकाल लो, और इसका भी कंपोनेंट इस तरफ निकाल लो। कितना आ जाएगा? mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। आ रहा है क्या समझ में कंपोनेंट कैसे निकाला? बोलो। और नॉर्मल का तो आएगा ही नहीं इस दिशा में कुछ कंपोनेंट,
इस mg का कंपोनेंट इधर भी आएगा और इसका भी इधर आएगा। इधर भी दिखाऊं कंपोनेंट, इस तरफ कितना आएगा mg cos थीटा, और इसका कितना आएगा बताओ फटाफट, mb स्क्वायर बाई r sin थीटा। एग्री? इंक्लाइन प्लेन पे आपने इतनी बार किया होगा, कंपोनेंट हमेशा किधर लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर। कुछ याद आ रहा है तो बताओ, नॉर्मल कितना आ गया, नॉर्मल आ जाएगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। कर ये बताओ, इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई r cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से v स्क्वायर कितना आ रहा है, ये v क्या है, ये v वो स्पीड है जिससे आपको इस बाइक को चलाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वो इस सर्कल पे गोल गोल घूमे। तो अगर आपके पास एक ऐसी सड़क हो जो पूरी तरह से स्मूथ हो, जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, और आपको उस सर्कल का ट्रैक रेडियस r दे रखा है कि भाई जो सर्कुलर ट्रैक आपको जिस पे चलना है उसका रेडियस कितना है r, और एंगल ऑफ बैंकिंग आपको दे रखी है थीटा, तो आपको कितनी स्पीड पे चलाना पड़ेगा, v पे। ये v क्या कहलाती है, रेटेड स्पीड, that is speed at which if vehicle move on bank track then it can negotiate circular track, it can negotiate सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक को वो निगोशिएट कर पाएगा, सर्कुलर ट्रैक को गोल गोल घूम पाएगा। इट कैन निगोशिएट सर्कुलर ट्रैक विदाउट नीड ऑफ फ्रिक्शन। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, बिना फ्रिक्शन के भी आप इस स्पीड पे अगर घूमो तो आप इस सर्कल पे घूम सकते हो। कई बार एग्जामिनर आपको बता देता है कि बैंकिंग कितनी करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि वो इतनी स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे घूम जाए, तो उस केस में आपसे थीटा पूछा होता है, तो tan थीटा कैसे निकालोगे। अब क्वेश्चन भी समझ में आया मैंने क्या समझाया मैंने आपको। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि एक बैंक ट्रैक है और फ्रिक्शन नहीं है, बताओ कितनी स्पीड से घूमेगा वो जिससे कि वो सर्कुलर ट्रैक पे गोल गोल घूम सके, इस फॉर्मूले से निकालना। अगर आप tan थीटा का फॉर्मूला लिखोगे तो वो कितना आ रहा है, v स्क्वायर बाई जी आर। इसमें आपसे क्या पूछेगा वो, डिटरमाइन, क्या पूछेगा आपसे वो, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग। वो आपसे बैंकिंग एंगल पूछेगा इस तरह से। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने जो आपसे एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा जा रहा है। क्या बोल रहे हो, हाँ ये बात सही है, बिना फ्रिक्शन में कोई बॉडी चल नहीं सकती, बात तो सही बोली आप। अजय ये कैसे हो गया, हाँ ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कैसे हो गया, सही बात है। चल गई बॉडी, लेकिन बॉडी चल गई, बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी रहा होगा शुरुआत में, उसी वेलोसिटी चलता रहेगा वो तो, ठीक है। क्वेश्चन लॉजिकल है भाई कि भाई जब आप बिना फ्रिक्शन के आप बॉडी को चला नहीं सकते, ऐसा नहीं, आप बिना फ्रिक्शन के बॉडी को चला सकते हो, बस उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप अभी चुपचाप खड़े हो ना, चुपचाप खड़े हो, आप मोमेंट जब चलना शुरू करते हो, जिस मोमेंट पे आप चलना शुरू करते हो उस मोमेंट पे आप पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अब अगर आप ये कह रहे हो कि सर मैं लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ, तो फिर तो आपका एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के स्टैटिक फ्रिक्शन भी आप पे कितना हो गया, 0। यानी कोई बंदा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कोई व्हीकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, 0 लग रहा। क्लियर है बात। अब एक और फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन, वो तो लगेगा, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि एक जो नॉर्मल फ्रिक्शन है जो लगता है वो 0 होगा। तो आप भी जब चलोगे कांस्टेंट वेलोसिटी से, आप पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 0 होगा। फ्रिक्शन फोर्स शुरू में लगा होगा कब, जब आपकी वेलोसिटी 0 से v हुई होगी, तब तो लगा होगा।
वो जो फ्रिक्शन लगा होगा वो एक इम्पल्सिव टाइप का फ्रिक्शन रहा होगा, आपने पाँव रखा और चले, फ्रिक्शन लगा, उसने आपको एक वेलोसिटी दे दी। अब आप उसी वेलोसिटी को मेंटेन करके चल रहे हो तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से सरफेस पे चले, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। सर जब फ्रिक्शन 0 हो गया सर तब तो बॉडी को हाँ, पकड़ने की फ्रिक्शन जरूरत जीरो नहीं पड़ेगी, वो तो इनफिनिटली चलता रहेगा। सर्कुलर मोशन में इस केस में जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे, मैं बताऊंगा आपको, पहले एक मिनट। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो ऑनलाइन वाले बच्चे, बताइए। सर जब फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तब तो वो इनफिनिटली चलता रहेगा बिना किसी वर्क डन के। हाँ चलता रहेगा, सही बात है। एक बार आपने, अगर आपने कहा कि हमारे पास एक ऐसी जमीन है जब फ्रिक्शन नहीं है, एक बार धक्का मार तो चलता रहेगा वो, हवा भी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, चलता रहेगा, सही बात है। पर ये सब काल्पनिक बात है, ये बात सबको समझ में आ रहा है। अभी मैंने आपको कौन सी बात बताई, काल्पनिक। अब असली बात बताऊंगा, जब फ्रिक्शन होगा तब क्या होगा। हाँ इन्होंने एक सवाल पूछा कि सर अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, ये पूछा ना आपने। हाँ आपने बोला एक्सेलरेशन, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखो ये सच है कि इस रेडियस पे घूमने के लिए इतनी स्पीड चाहिए। अगर इससे ज्यादा स्पीड आपने एक्सेलरेट कर दिया, रेस घुमा दी अपने बाइक की और एक्सेलरेट कर दिया, स्पीड बढ़ा दी आपने उसकी, ठीक है, स्पीड आपने बढ़ा दी उसकी, तो जिस समय आपने स्पीड बढ़ाई होगी उस समय टायरों को स्पीड बढ़ाने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स लगा हो, एग्री, और वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग लगा हो। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है आपका, ऐसे घूम रहा है ना, तो वो इसके अलोंग लगा होगा, वो हमारी इक्वेशन में कहीं नहीं आएगा। वो फोर्स कैसा लगा होगा, ऐसा या ऐसा लगा होगा, वो हमारे क्वेश्चन में तो कहीं नहीं आएगा ना। नहीं भाई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, हम तो फोर्स का लगा रहे, इधर लगा रहे और इधर लगा रहे, जो फोर्स उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगा उसके बारे में हम कुछ बोल भी नहीं रहे कि वो कितना है, उससे मतलब भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी स्पीड को इससे ज्यादा कर दोगे तो पता है क्या होगा, वो ऊपर चल जाएगा और एक नए सर्कल पे घूमने लगेगा। अगर आप अपनी स्पीड को इस स्पीड से कम कर दोगे तो फिर वो इस रेडियस पे नहीं घूम पाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस रेडियस पे घुमाने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, इतनी चाहिए। इससे ज्यादा करोगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, इससे कम करोगे तो क्या होगा, नीचे आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। अब सोचिए, लिख लेना यहाँ तक आप लोगों ने। अब सोचिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि फ्रिक्शन भी शामिल है, अगला फिगर बनाओ, फ्रिक्शन भी है, लिखो बैंक रॉड विथ फ्रिक्शन, बैंक बैंक बैंकिंग ऑफ रॉड विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ अगर बैंकिंग हो तो क्या होगा, लिखो बैंकिंग ऑफ रॉड विथ फ्रिक्शन। क्या हुआ, थक गए क्या, क्या? वैसे भी अगले 2 दिन में बहुत सारे लोग चले जाएंगे, है ना। कौन कौन जा रहा है आज, कल कौन कौन जा रहा है, यात्रा करो। तो लोग जा रहे हो क्या, चलो ठीक है। परसों कौन कौन जा रहा है, ठीक है, चले कोई बात नहीं। वैसे हम नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, सर्कुलर मोशन ही खत्म करेंगे, नहीं खत्म हुआ तो वीडियो भेजेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वीडियो भेजना पड़ेगा। हाँ वो तो अलग से भेजेंगे, वो तो छुट्टियों में करने के लिए ना, वही भिजवा दें आपको। चलो आज बात करते हैं ईएमएफ का, तो हो जाएगा क्योंकि ईएमआई तो चल रहा है अभी, इसलिए खत्म तो नहीं हुआ पूरा। असल में तो मैं आपको दूंगा ना लेक्चर वाइज, तो मैं भी जब मेरी छुट्टियां लग जाएगी 1 तारीख को, मैं बैठ के बताऊंगा भाई क्या क्या करना है, किस किस, मैं ऐसे दूंगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कॉइल और उससे, उसके क्वेश्चंस ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर का क्वेश्चंस ये है, इस तरह से बना दूंगा, ठीक है। फिर फोर्स का आर्टिकल वाइज मैं बना दूंगा, यही असाइनमेंट, लेक्चर भी ऐसे ही चलता है आर्टिकल वाइज, ठीक है। मान लो 2 लेक्चर का एक साथ असाइनमेंट दे दूंगा मैं आपको, वो आप कर पाओगे। 2 लेक्चर तो 1.5 की स्पीड पे आप देख लोगे, 1.2 की स्पीड पे देख लेना आप, तो 1.2 की, क्या बोल रहे हो, लेक्चर तो एक साथ ही अपलोड हो जाएगा एक दिन में, पर आप तो 1.2 की स्पीड से देखना आराम से, जब आपकी इच्छा हो तब देखना। आप 10 दिन बाद जब आओ
तो आपका ईएमएफ और ईएमआई हो जाए, अपन ये चाहते हैं, ताकि अपना 20 दिन बचेगा। और फिर अपन अगर मान लो आपका कौन से जनवरी से एग्जाम होने का चांस है, अभी तो डेट आई नहीं है, तो देखते हैं फरवरी के लास्ट में। ये सर शायद फेब अभी में आई नहीं होगा। है डेट, अभी कहीं डेट नहीं आई है। जनवरी में होने के चांसेस कम है, फरवरी में ही होने का चांस है। तो आराम से अपना कोर्स हो रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। और जैसे मान लो आगे भी चल के कोई एक आध चैप्टर ऐसा हुआ तो अपन वीडियो भेज देंगे उसका, आप सुबह और शाम पढ़ाई खत्म करना पड़ेगी। भाई अगर वीडियो नहीं भेजेंगे तो फिर ये होगा कि आप आराम से देते रहो, पढ़ाई करते रहो, और लास्ट अटेम्प्ट तक तो आपका कोर्स हम खत्म कर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वैसे आपका पहले हो जाएगा, बहुत सारा हो चुका है अपना, कोर्स आराम से हो रहा है। हाँ, अभी बस सेंटर ऑफ मास रोटेशन एसएचएम, ये है भयानक चैप्टर, ये हो जाएंगे और आप इधर से ईएमएफ और ईएमआई करके आ जाओगे। तो अपने सारे भयानक चैप्टर आप मान के चलिए, आप आओगे 11 तारीख को। 11 से अगर अपन सोचे कि 11 तारीख तक, 11 दिसंबर तक अपना एसएचएम तक अपन खत्म कर देंगे। वो आप चिंता मत करो, आपने अभी तक चिंता करी कितने लेक्चर लग रहे हैं, तब क्यों कर रहे हो चिंता? वो तो मैं कितना पढ़ा ना उसके हिसाब से होता है। आप कम पढ़ाओगे तो कम में हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ाओगे तो ज़्यादा में हो जाता है। पर जितना पढ़ाना चाहिए उतना पढ़ाओगे तो टाइम लगता ही है। इतनी क्लासें एक्सटेंड करिए आधे आधे घंटे के, सब भूल गए आप, क्यों घबरा रहे हो इतना? कोर्स आपका पूरा ढंग से खत्म करूंगा मैं, ये मत सोचना कभी कि कोर्स ऐसे ही उड़ जाएगा आपका। चलो यहाँ तक समझो आप। ग्रेविटेशन अपन ने बहुत तेज किया था, लेकिन आप चेक करना उसमें कुछ भी गायब नहीं किया है, सब कुछ बताया आपको। तो तेज भले ही पढ़ा दूंगा मैं आपको, लेकिन गायब कुछ नहीं करूंगा, है ना। एक्सटेंड कर लेंगे क्लास। क्या है, आप 13 के बच्चों, आपको क्वेश्चन बताए बिना आप नहीं समझ पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप 11th क्लास में तो आराम आराम से पढ़ के आते, 12th क्लास में तो आराम आराम से पढ़ के आते। अब 12th का एग्जाम भी नहीं दिया, बाबा ये आएगा आपके ऊपर, ये बात है ना। उससे क्या होता है, ये भी हमें यकीन नहीं है कि 12th क्लास के हम टॉपिक पढ़ाए तेजी से तो आप पढ़ लोगे, नहीं हमको यकीन अंदर से, क्योंकि हमें लगता है कि यार क्या पता आपको याद भी है कि नहीं याद है जो हम बोल रहे हैं, इसलिए हमें उसको भी ढंग से पढ़ाना पड़ रहा है। 11 तो वैसे भी डूबा हुआ होगा अपना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया, लिखो आप। अगर अगर स्पीड रेटेड स्पीड से ज़्यादा हो, इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज मोर देन रेटेड स्पीड, अगर स्पीड ऑफ व्हीकल is more than V rated, it tends to move upward. If V vehicle is less than V rated, then it tends to move downward. एक नए सर्कल पे आ जाएगा, छोटे सर्कल, that is on smaller circle, small radius सर्कल। नीचे आने का मतलब क्या है, उसका जो सर्कल का रेडियस है वो छोटा हो जाएगा। ऊपर जाने का मतलब क्या है, जब V और R में रिलेशन देखो आप, जितना बड़ा रेडियस उतनी बड़ी स्पीड। तो अभी जितने रेडियस पे चल रहा है उससे ऊपर या उससे नीचे आ जाए। तो सोचिए अगर फ्रिक्शन भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको दिखाते क्या फर्क पड़ेगा। देखो आप थोड़ा सा याद करो, हम जब फ्रिक्शन पढ़ते थे तो आपसे ये पूछते थे कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड बाय विच इट कैन मूव ऑन समवेयर, मैक्सिमम मिनिमम पूछते थे ना आपसे। उसमें दो केस होते थे, या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नीचे मानोगे या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर। ये डिपेंड करेगा कि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है कि नीचे आने की। वैसे आप बताओ, जब आप बहुत तेज स्पीड से चलाओगे इसी रेडियस पर तो इसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की होगी, ऊपर जाने की। अगर आप रेटेड स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। और हम नहीं चाहते कि ये ऊपर जाए, हम तो चाहते हैं कि वो इसी रेडियस पे घूमे। तो फिर आपको बता दो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन भी लगेगा। और जब आप मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हो कि अब कितनी मैक्सिमम स्पीड से ये घूम सकता है, तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा मानना पड़ेगा, लिमिटिंग। मान लो लिमिटिंग। अब वापस से वही दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखिए अब इस तरफ दो फोर्स आ जाएंगे, म्यू एन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। और यहाँ से एन आ जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। यहाँ से स्पीड निकाल के बताओ, करिए आप लोग सॉल्व, देखिए क्या सॉल्व करते हो आप। पी का फॉर्मूला चाहिए अपने को यहाँ से।
सर्कुलर मोशन के सवाल तो कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। कर रहे हो? ठीक। क्या आया इसको सॉल्व करने पर? निकाला आप लोगों ने? बताओ क्या आया? रूट जी आर। और क्या क्या आया बताओ? कुछ ऐसा आया क्या? नीचे क्या आ रहा है आप लोगों का? चेक करो ये आ रहा है क्या आप लोगों का भी? क्या आपने वाकई में किया है, ऐसे ही बोल रहे हो? चेक करो ये आ रहा है क्या? तो माइनस आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है माइनस? ये हमने मैक्सिमम स्पीड निकाली है। अगर आपको मिनिमम निकालनी है ना तो म्यू की जगह माइनस म्यू पुट कर देना। मिनिमम स्पीड आती है निकालनी। ये वी मैक्स निकाला अपन ने। अब वी मिनिमम निकालते हैं। वी मिनिमम आ जाएगा रूट जी आर। म्यू की जगह माइनस म्यू रखेंगे तो टेन थीटा माइनस म्यू हो जाएगा, और नीचे भी जब अपन म्यू रखेंगे तो 1 प्लस म्यू टेन थीटा हो जाएगा। ये मिनिमम स्पीड आ गई। अब मैक्सिमम स्पीड तो आपने खुद ने निकाल दी। वापस से लिखता हूँ मैं, मैक्सिमम स्पीड कितनी आ रही है? ये रेंज ऑफ स्पीड है जिससे आप चला सकते हो उसको, अगर फ्रिक्शन भी है तो। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर आपके पास एक ही स्पीड है, तो वो आपने पहले लिख दी है। तो जब फ्रिक्शन नहीं था तब स्पीड कौन सी थी? रूट जी आर टेन थीटा। अभी कितनी स्पीड है? अभी आपकी स्पीड मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये स्पीड हो सकती है, ये फर्क पड़ता है। रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है, और यही कारण है कि जब आप सर्कुलर मोशन करते हो बैंक सड़क पर, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर स्पीड से ही गाड़ी को घुमाना पड़ता है। थोड़ी 19-20 गाड़ी की स्पीड हो सकती है, क्योंकि कई सारी स्पीड पर ये सर्कुलर ट्रैक कवर कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी स्पीड होगी जिसपे फ्रिक्शन जीरो आ जाएगा? आपने कहा कि स्पीड वी मिनिमम से वी मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है, वो गोल गोल घूम जाएगा। मेरा आपसे सवाल है कि ऐसी कौन सी स्पीड से हम इसको गोल गोल घुमाएं इस सर्कुलर रेडियस आर पर, जिससे कि फ्रिक्शन इस सड़क पे जीरो आ जाए। ये वाली लिखे थे ना अभी थोड़ी देर पहले। अगर व्हीकल की स्पीड इतनी हो गई तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? जीरो। क्योंकि ये स्पीड जब निकाली थी ना तब फ्रिक्शन क्या था? चलो यही देख लो, म्यू को जीरो पुट करो, कितना आएगा? पुट करो म्यू जीरो रूट जी आर टेन थीटा। यहाँ पुट करो, कितना आया? रूट जी आर टेन थीटा। जब आप म्यू जीरो पुट करते हो तो मिनिमम मैक्सिमम सारी स्पीड एक ही हो जाती है। कितनी हो जाती है? रूट जी आर टेन थीटा। मतलब उस समय रेंज ऑफ स्पीड नहीं होती आपके पास, केवल एक ही स्पीड होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? रूट जी आर टेन थीटा। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि जब बैंक सड़क होगी तो व्हीकल को हम एक रेंज ऑफ स्पीड में चला सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्पीड एट विच व्हीकल कैन निगोशिएट अ सर्कल ऑन द बैंक सड़क। कर लोगे? इस तरह की चीज समझ में आ गई आपको? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको व्हीकल की जगह ट्रेन बोली जाए, तो ट्रेन में भी बैंकिंग का एक तरीका होगा। ट्रेन उसको बोलते हैं जो एक पटरी पे चलती है, पटरी है और ये ट्रेन। पीछे दिखा रहे हैं आपको ट्रेन। ट्रेन का डब्बा देखा है पीछे से, या कुछ लिखा होता है ट्रेन के अंदर, स्टॉप या कुछ ऐसा लिखा होगा। हाँ ये लिखा होता है। चलो ठीक है, अगर ढंग से देखना है तो शोले देखिए। शोले में ट्रेन का सीन शुरुआत में दिखा रखा है, अलग अलग करना भी दिखा रखा है, पीछे का भी सीन दिखा रखा है, आगे का भी सीन दिखा रखा है। तो वो पूरी पिक्चर स्टार्टिंग के 10-15 मिनट ट्रेन पे है। देखिए आपने? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, मान लीजिए हम उस ट्रेन की बात कर रहे हैं। हम बेसिकली उस ट्रेन की बात कर रहे हैं जो एक जबरदस्त, नॉर्मली जो ट्रेन होती है ना, जैसे आप अपने घर जाते हो, वो एक जबरदस्त सर्कल तो घूमती नहीं है, थोड़ा सा ही घूमती है, तो आपको फील नहीं आता कि वो ऐसे उठी हुई है।
लेकिन जहां पर बहुत शार्प टर्न की जरूरत पड़ती है वहां पर बैंकिंग की इंपॉर्टेंस होती है। और ये कहाँ होती है? फन पार्क में होती है, जहाँ पे झूले लगे होते हैं, ट्रेन्स होती है, जॉय ट्रेन्स होती है, आप उसमें ऐसे टर्न लेते हो, ड्रैगन ट्रेन और कई तरह के झूले होते हैं। उन झूलों में आप देखना ऐसे टर्न होता है। ये क्यों रखना पड़ता है? कारण आपके सामने क्यों रखना पड़ता है? इससे क्या होता है? रेंज ऑफ स्पीड आ जाती है। मान लो आप ऐसे ही घुमाते हैं तो क्या होता? सीधा घुमाते हैं ना, तो थीटा की जगह 0 पुट करो करो, थीटा 0 पुट करो ना। अगर आप बैंकिंग नहीं होती तो थीटा 0 पुट करो, क्या आता है वेलोसिटी? अगर आप यहाँ पुट करते हैं, देखो यहाँ पुट करते हैं थीटा 0, तो ये तो माइनस में आता है रूट में, मतलब मिनिमम स्पीड तो कुछ है ही नहीं। मतलब आप मिनिमम तो कितनी भी स्पीड से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ रखो, क्या आता? 0 पुट करते तो रूट जी आर आता। यानी आपकी मैक्सिमम स्पीड जिससे आप घुमा पाते वो कितनी आती? रूट जी आर। ये बताओ, ये वैल्यू रूट जी आर से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है? ज्यादा। कैसे बोला आपने ज्यादा है? आगे सब कुछ ज्यादा है, पता नहीं कैसे बोला भाई। ये स्पीड रूट जी आर से ज्यादा होती है, ये सच है। ठीक है, आप निकाल के देखना, ये स्पीड रूट जी आर से ज्यादा होगी। तो बैंकिंग का एक फायदा ये होता है कि आप और ज्यादा स्पीड से घुमा सकते हो उसको। एक और फायदा होता है जो आपको अभी नहीं समझा सकते, वो कब समझाएंगे? आरबीडी में। जो मेन कारण है कि क्यों बड़ी बड़ी बाइक्स आपने देखी होगी जब रेसिंग करती है एकदम अपने आप को झुका लेती है, तो उसके पीछे कारण क्या है तो आपको अभी तो नहीं समझ में आएगा। वो कब समझ में आएगा? आरबीडी में। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस दिन बताऊंगा आपको, फिर बोलना मत ये क्या आ गया सर एकदम से आज। ठीक है, ये आपके पास ट्रेन है, ऐसे बैंक कर रखी है, आपको इसकी हाइट दी जाएगी, इसको आउटर रेल बोलेंगे, इसकी हाइट भी आपको दी जाएगी, दोनों रेल के बीच की डिस्टेंस आपको दी जाएगी। इससे आप एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल सकते हो, कितना आएगा बताओ? दोनों हाइट के बीच का डिफरेंस अपॉन एल। समझे? तो आप लिख लो, कई बार सड़क की जगह रेल की भी बैंकिंग की जाती है। कई बार सड़क की जगह रेल की पटरी की बैंकिंग की जाती है। ये आउटर रेल कहलाएगी, ये इनर रेल जिस तरफ आपको घूमना है, सर्कल इधर ही होगा आपका। ये डायग्राम बना लो आप, और टेन थीटा भी लिख लो उस केस में होता कितना है भाई। ज्योमेट्री हम टेन थीटा बता रहे कितना होता है। देख लिया आप लोगों ने? बता दूं मैं इसको? तो दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अभी तक हम इतनी देर से जितने भी क्वेश्चन हमने किए, इस केस में सर्कुलर ट्रैक हमेशा कैसा था? हॉरिजॉन्टल। अब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरफ चले। देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हेडिंग डालो बच्चों। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हेडिंग डालिए आप। देखिए, इन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन ग्रेविटी विल आल्सो प्ले सम रोल। अभी तक ग्रेविटी का रोल सिर्फ नॉर्मल फोर्स निकालने में हो रहा था, आप हर क्वेश्चन में देखो। लेकिन अब ग्रेविटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके लिए। लिखो, ग्रेविटी का रोल एक इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल नाउ इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दूसरी बात लिखिए, many times we will use work power energy। many time we will use work power energy। कई बार आपको वर्क पावर एनर्जी भी यूज करना पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। आप जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहे थे तब आपको वर्क पावर एनर्जी कभी यूज नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे करना पड़ सकता है।
आइए पहला सवाल आपके सामने, एकदम लल्लू सवाल, देखिए आप क्या करते हो। ये एक रस्सी आपको दे रखी है, पानी चाहिए था, पानी, ये पार्टिकल है, नीचे ग्रेविटी लग रहा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमने यहां से इसको कट कर दिया, और जैसे ही कट किया, कट करने के तुरंत बाद आपको इस रस्सी में टेंशन निकालना है। देखो, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग AB। डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग AB। एक और रख देगा पानी। डिटरमाइन tension in the string AB just after the cut of string BD. Determine the tension in the string AB just after the cut of string BD. BD के कट करने के तुरंत बाद आपको बताना है कि टेंशन इन स्ट्रिंग AB कितना होगा। Also determine the acceleration of particles just after the cut. Also determine the acceleration of particle just after the cut. आपको इसका एक्सेलरेशन भी बताना है कि जस्ट आफ्टर द कट इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो दो चीजें आपसे पूछी जा रही है। शुरू करें सवाल को। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप क्या करोगे। आप बोलोगे सर पहला सवाल तो यही है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। हमने बना लिया, अब आप सोचो क्या करना है। करो, आप भी करो। हाँ जी, शुरू करें अपन। क्या किया आपने? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, आप बताओ। आपके दिमाग में आ क्या रहा है? खड़े हो जाओ। क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है? घर जाया जाए, क्या आ रहा है आपके दिमाग में? टेंशन के कंपोनेंट्स हम तोड़ेंगे, ये आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ओके, ये भी एक नई बात आई है। काटने के बाद स्प्रिंग में सेम रहता था, रस्सी में तो कभी हमने नहीं बोला सेम रहेगा। और कोई आइडिया आ रहा है किसी के पास? ऑनलाइन में किसी बच्चे के पास कोई आइडिया आ रहा है कि क्या करना चाहिए? SHM करेगा सर। क्या बोल रहे हो बेटा? SHM करेगा। SHM? ओके, चलिए छोड़िए ऐसा बात। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे ही आप रस्सी कट कर दोगे, यहाँ पे खूटा कंस्ट्रेंट लग जाएगा। खूटा कंस्ट्रेंट कहता है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे रस्सी से खूटे से बांध दिया जाए तो फिर वो सिर्फ एक ही ट्रैक पे चलता है। वो ट्रैक कौन सा होता है? सर्कुलर ट्रैक। क्या आप ये मानते हो कि आपका ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा इसको कट करने के बाद? तो पहली बात तो हमें ये मालूम पड़ेगी कि ये एक इस कर्व पे चलेगा। क्या आपको इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है? मान लीजिए लेंथ L है, पता है क्या? आप लोग यहाँ पता है कितना है? L है। तो हमारा पार्टिकल कौन से रास्ते पे चल रहा है? सर्कुलर पाथ। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो आप सबसे पहले इतने दिनों से क्या कर रहे हो? पूरा डायनामिक आपने सीख लिया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हटा दो, वो अपन ने बहुत कर लिया। उसके अलावा क्या तरीका सिखाया? ये होता है AT और ये क्या होता है? AN। ठीक है, मैं आपको भी बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कंसेप्ट हम तभी यूज करेंगे जब वो स्टेशनरी शब्द का इस्तेमाल करेगा। तब अच्छा मजा आता है तब उससे करने में कि वो इसके ऊपर बैठ गए, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बन गया। उससे पहले हमने इतने सारे सवाल किए थे, उसमें हमें किससे मजा आ रहा था? न्यूटन सेकंड लॉ, तो वही लगाएंगे। चलिए AN/AT लगा दिया मैंने। ठीक है, ये स्टेप थी ना हमारी, याद करो आप। अचानक हम वापस से पुराने जमाने में जा रहे हैं जिससे हमने शुरुआत की थी सर्कुलर मोशन की। दो चीजें आ गई। ये बताओ AN का फॉर्मूला क्या था? अब ये बताओ वेलोसिटी कितनी है इसके पास शुरुआत में? 0। इसको कट करने के कुछ समय बाद आएगी वेलोसिटी। जस्ट आफ्टर तो वेलोसिटी आएगी नहीं इसके पास। अगर आपसे बोले कि ये इस पाथ पे चल रहा है, बताओ इनिशियल वेलोसिटी से शुरू किया वो कितनी थी? 0 थी।
तो जस्ट आफ्टर वेलोसिटी कितनी है 0, तो ए एन भी कितना होगा 0। तो चलो एक एक्सेलरेशन तो मिल गया आपको। एटी आपको पता नहीं है क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगी। कंपोनेंट लिए जाए, क्या बताया था आपको मैंने, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको सारे फोर्स के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे जो इसके प्लेन में है। क्या सर्कल स्केच कर चुके? यस। क्या फ्री बॉडी डायग्राम बना चुके? यस। क्या हमें रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व करना है? टी ऑलरेडी किधर है? टी ऑलरेडी किधर है? रेडियल। अब एम जी बचा, तो रेडियल टेंजेंशियल में रिजॉल्व करो इसको, ये कितना आएगा एम जी कॉस थीटा, और ये कितना आएगा एम जी साइन थीटा। एग्री? अब आप मुझे बताओ कि रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या आ रही है, देखिए बताओ। टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए एन, और ए एन कितना है 0, ऊपर लिखा हुआ है पढ़ो आप। तो टी कितना आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। एक इक्वेशन इधर भी लगा दे, लगा दो इधर। इधर कौन सा फोर्स दिख रहा है आपको? एम जी थीटा, उसको बराबर लिख दे एम ए टी के, फिर दोनों एक ही दिशा में थे इसलिए प्लस लिखा। यहाँ से ए टी कितना आ गया जी साइन थीटा। अब बताओ पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है? आप बोलोगे दो एक्सेलरेशन के स्क्वायर का सम होता है ना, कितना आएगा ये? ए एन तो 0 है, तो ऐसे वेट ही आ जाएगा, यानी जी साइन थीटा। यानी आप कह सकते हो कि जैसे ही आपने इसको कट किया आपको ये मालूम पड़ गया कि आपका जो ब्लॉक था जिसको आप 0 वेलोसिटी से छोड़े थे एक तरह से, उसका एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा है। और उस पर टेंशन कितना लग रहा है? एम जी कॉस थीटा। उस पर ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा है। उन दोनों फोर्स का नेट निकालोगे ना तो वो ये आएगा जी साइन थीटा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा। तो कुछ नया तो नहीं है इसमें, बस एक ग्रेविटी फोर्स भी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, ये नया है इसमें, समझ गए? अब देखो, कुछ बच्चे सोच रहे थे, आप बोल भी रहे थे कुछ कुछ बच्चे, क्या सर हम टेंशन के दो कंपोनेंट लेंगे, उसमें क्या मिस्टेक हो रही है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये टी है, आपने टी कॉस थीटा लिख दिया और टी साइन थीटा लिख दिया और नीचे एम जी भी लगा दिया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है किधर, क्या पता आपको? तो वहां से मालूम पड़ता अच्छा ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है, फिर तो ए एन होगा, फिर तो ए टी होगा। जब भी आपका पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे चले ना, तो आपके पास ए एन और ए टी लिखने का तरीका होता है, और वो हमेशा ये होता है जो मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया, वही लगाया मैंने। ए टी के लिए मैंने आपको दो बातें सिखाई थी, एक डी वी अपॉन डी टी और एक एल्फा आर। अब ना तो आपके पास डी वी अपॉन डी टी है, ना आपके पास एल्फा है कि आप एल्फा आर निकालो। आपके पास है क्या? आपके पास एक और कंसेप्ट है, क्या है वो कंसेप्ट? इधर जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना उसको किसके बराबर कर दो? एम ए टी के, उससे आपने निकाल दिया ए टी। गुड आउट। अगला सवाल लेंगे हम वापस से। ये भी एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है रूट जी आर बाई 2। इस सर्कल का रेडियस है आर, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, उसका म्यू दे रखा है हाफ, इसका मास है एम। मेरा आपसे सवाल क्या है? डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस मोमेंट। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट दिस मोमेंट। ये ब्लॉक एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, आपको सर्कुलर ट्रैक दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे ग्रेविटी दिखाए थे आप, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वर्टिकल प्लेन है। ये ग्रेविटी दिखाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि सब नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा है और ग्रेविटी फोर्स ऐसे लग रहा है। अभी तक क्या होता था, आप ऐसे घुमाते थे तो ग्रेविटी फोर्स क्या लगता था? ऐसे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती थी उसकी, सिर्फ नॉर्मल निकालने के लिए पड़ती थी। और अभी सीन अलग है। करो ये सवाल। पहला स्टेप क्या होगा? ए एन मानो, ए टी मानो, सारे फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, करो कुछ तो करो। नॉर्मल यहाँ लगाए थे अपन, नीचे एम जी लग जाएगा, फ्रिक्शन बनाओ, कितना बनेगा? अच्छा ये बताओ फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, तुम बताओ, काइनेटिक या स्टैटिक?
वेरी गुड, तुम बताओ काइनेटिक क्यों लगेगा? हाँ, क्योंकि ये रिलेटिवली मूव कर रहा है। जब कोई ब्लॉक किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव करेगा तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के विपरीत दिशा में यानी इस तरफ लग जाएगा। कितना लगता है? म्यू एन, म्यू की जगह हाफ इंटू एन यानी n/2। ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। क्या ये सारे फोर्स रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जमे हुए पहले से ही, या कंपोनेंट लेने पड़ेंगे? सब जमे हुए। ये दोनों किस में जमे हुए? रेडियल। ये दोनों टेंजेंशियल में। तो अब ए एन और ए टी मान लिया जाए। इधर क्या मानते हैं हमेशा? सेंटर की तरफ ए एन, और इधर वेलोसिटी जिस तरफ है उस तरफ क्या मानते हैं? ए टी। याद रखना, हम हमेशा ए टी मानेंगे किधर? जिधर स्पीड है। नेगेटिव आएगा तो हम बोलेंगे स्पीड घट रही होगी, बस इतनी सी बात है। हम मानेंगे तो उधर ही। ठीक है, नेगेटिव आने का मतलब ये भी होगा कि एटी का डायरेक्शन पीछे होगा। खैर, अब आप बताओ इक्वेशन लगाने को तैयार हो? पहले इक्वेशन क्या लगा है वो लगा दे। n माइनस एम जी इजिकल्स टू एम ए एन। व्हाट इज ए एन? ए एन क्या होता है बोलो फटाफट? v का स्क्वायर बाई आर। v कितना है? क्या g/2 आ गया? रख दो वहां पर। ए एन आपको पता है, 80 और निकालना है। तो ए एन तो पता ही है, 80 और निकालना है। एक इक्वेशन और लिख देते हैं टेंजेंशियल में। टेंजेंशियल में जब मैं लिखूंगा तो मैं सबसे पहले तो एम ए टी लिखूंगा, और मुझे कोई फोर्स ए टी की दिशा में नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा हो तो बताओ। तो मुझे उसके विपरीत दिशा में दिख रहा है। जो विपरीत नहीं दिख रहा उसको माइनस में लिखना पड़ता है। तो ए टी आ जाएगा -n/2a। ये ए टी तभी आएगा जब आपके पास n होगा। n कहाँ से आएगा? n कहाँ से आएगा? इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व तो आप ही को करना है, कोई और तो सॉल्व करना आएगा नहीं, राइट? इसको उठा के रख दो वहां पे। तो ए टी आ जाएगा आपके पास -3mg/2 2m। चेक करना ये आ रहा है क्या? 3g/4 आ रहा है क्या? ठीक है, तब आपके पास दोनों एक्सेलरेशन आ चुके हैं बच्चों। कौन कौन से? ए टी और ए एन। आपसे पूछा गया था सवाल में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कोई क्वेश्चन? आपको एक खास बात समझ में आ रही होगी कि ए एन निकालना तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो तो स्पीड पे डिपेंड करता है, और अगर स्पीड दे दी तो ए एन तो निकल ही जाएगा। चैलेंज किस में आ रहा है बार बार? ए टी में। ए टी के लिए आपको इक्वेशन किधर लगानी पड़ रही है? टेंजेंशियल डायरेक्शन। आ रहा है क्या समझ में कुछ कुछ? ए टी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। ठीक है, अब आपको ये तो बता नहीं रखा कि स्पीड का टाइम का फंक्शन क्या है। तो ए टी निकालने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ। समझ गए? देखो क्वेश्चन दिया जाए आपको आसान सा, देखिए आप क्या करते हैं इस बार। क्वेश्चन क्या वो देखो। अभी आपकी रस्सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से मैं इसको रिलीज कर दूंगा। रिलीज करने के बाद ये जब 37 डिग्री एंगल बना रही होगी तब आपको इसका ए निकालना है। देखो, बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। डिटरमाइन its acceleration. Determine its acceleration when a string make angle of 37 degree with horizontal. Determine the acceleration of particle when a string make 37 degree angle with string. पानी चाहिए था पानी, 2 ग्लास है ना। Determine the अच्छा determine the acceleration of particle। निकालिए। The string length स्ट्रिंग लेंथ L मान लो आप, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी आपको। आप स्ट्रिंग लेंथ L मान लो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
चलो ये बताओ कि पार्टिकल कौन से रास्ते पे चल रहा है? सर्कुलर। बहुत बढ़िया, ये तो मालूम पड़ गया आपको, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पे जब मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो कितने एक्सेलरेशन होंगे? होगा तो एक ही उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हम हमेशा an मान लेते और एक हमेशा at जिस तरफ जा रहा है उस तरफ मान लेते। अब आपका टारगेट क्या है? इन दोनों को निकालना, ठीक है। an निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? हर क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए? वेलोसिटी। v पता होना चाहिए ना। क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आ रहा है जिससे आप ये मालूम कर सको कि यहाँ आने पर उसकी स्पीड कितनी होगी? वर्क पर एनर्जी। याद आ गया आपको पुराना चैप्टर? Yes, sir. चैप्टर कर रखा है अपन ने, यहाँ से छोड़ दिया तो यहाँ आते आते स्पीड कितनी होगी? तो लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम और बताओ कि यहाँ आते आते इसकी स्पीड कितनी होगी। निकालिए बच्चों, सॉरी। ये लाइन कितनी आ रही है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से? L sin 37 ये आ रही है क्या? चेक कर लो फटाफट। तो mgl sin 37 बराबर हो जाएगा हाफ m स्क्वायर के। कोई डाउट किसी को इसमें? अरे भाई, नीचे आने तक ग्रेविटी ने तो वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया ग्रेविटी ने? mgh। उसको आप बराबर किसके लिखोगे? हाफ mv स्क्वायर के। वही क्या है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। समझ गए? कितना आया v? आ गया होगा सब कुछ तो। 2gl sin 37। an कितना होगा? an बताओ। v स्क्वायर बाई l होता है n, तो an कितना आ गया? देख के बताओ। 2g sin 37। an तो चुटकियों में निकल गया, an तो निकला ना चुटकियों में। अब कौन बचा? 80 बचा। 80 के लिए क्या करना पड़ता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो फटाफट। फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से ये t होगा, ये mg होगा, ये डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल, ये होगी रेडियल। तो mg का कंपोनेंट कितना आ रहा है इस डायरेक्शन में? क्योंकि टेंशन का तो आएगा ही नहीं, सिर्फ mg का ही आएगा ना। बोलो कितना आ रहा है? बताओ भाई। देखो ये 37 है, ये एंगल कितना आ रहा है? ये एंगल निकालते हैं, बहुत मुश्किल आएगी एंगल निकालने में आपको। देखो ये एंगल 37 है, ये 53 है, ये 37। आ गया ना? आ रहा समझ में? क्या आ जाएगा बताओ? mg cos 37। तो आप इक्वेशन लिख दो इस डायरेक्शन में। mat इज इक्वल्स टू mg cos 37। at कितना आ जाएगा? g cos 37। आपके पास at भी आ गया, आपके पास an है, तो आपके पास a भी है। अगर मान लो मैं आपसे ये पूछता कि जब वो 37 डिग्री एंगल पे आ जाएगा तब रस्सी में टेंशन कितना है, तो क्या करते हैं आप? हाँ, तब आप इस डायरेक्शन में एक इक्वेशन लिख देते हैं, उससे आपको क्या मिल जाता? टेंशन। अगर मैं टेंशन पूछता तो, पूछा नहीं पर अगर पूछता तो निकाल लेते। निकालोगे ना, किसी मोमेंट पर टेंशन निकालना है तो रेडियल डायरेक्शन में देख लो, आप क्वेश्चन में लिख लो आल्सो डिटरमाइन टेंशन एट दिस मोमेंट। 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 टेंशन बता रहे हो आप मुझे? देखो, अगर आपको टेंशन में निकालना है तो सबसे पहले रेडियल डायरेक्शन में सारे फोर्स निकालो। ये तो लग ही रहा है। mg का एक कंपोनेंट आ गया mg cos 50 लगा दिया। अब आप लगाओ इस डायरेक्शन में इक्वेशन। क्या आएगी इस डायरेक्शन में इक्वेशन? सबसे पहले आप लिखना man। क्या लिखोगे? man। फिर जो जो फोर्स अंदर की तरफ है उसको प्लस में, जो बाहर की तरफ है उसको माइनस में लिखते हैं। तो t आ जाएगा mg cos 53 प्लस man। an कुछ है क्या? अगर कुछ है तो उसको लिखो। कितना है an? बस सारी वैल्यू सॉल्व करके t आ जाएगा। आया समझ में किसी को? किसी को आया समझ में? ठीक है, किसी किसी को आ रहा है समझ। आना तो सबको ही समझ में चाहिए, लेकिन किसी को आ रहा है। ऑनलाइन में किसी को आ रहा है क्या?
यस सर। यस सर। यस सर। बताओ क्या डाउट है तुमको, बताओ, मुझसे पूछ लो, उससे क्या पूछो, मुझसे पूछ लो, खड़े हो जाओ। तो डाउट क्या है? नहीं ऐसे नहीं होता है। देखो ये एक्सेलरेशन है और ये फोर्स है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स ma के बराबर होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ma लिख देना चाहिए। लिख दिया। उसके बाद जितने फोर्स लग रहे हैं ना, जो जो एक ही दिशा में है उनको प्लस में लिखना चाहिए, जो एक के विपरीत दिशा में उसको माइनस में। वही तो कर रहा हूँ मैं, ma लिख दिया। ई एक फोर्स है जो an की दिशा में, उसको प्लस में लिखा, और बाकी सारे फोर्स an की विपरीत दिशा में उनको माइनस में लिखा, और ये इक्वेशन लिख दी मैंने। आया समझ में? सबको समझ में आ गया? सबसे पहले राइट साइड में क्या लिखा करो, ma, फिर क्या लिखा करो, तमाम फोर्सेस। क्वेश्चन खत्म। अगला सवाल लेते हैं। बता, खड़े हो जाओ, बात करो। इक्विलिब्रियम कैसे लगा दोगे, एक्सेलरेशन है इसका। तो इक्विलिब्रियम तब लगाओगे जब इक्विलिब्रियम होगा। ये क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है लगातार। सबको समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम केवल कब लगाना होता है, जब इक्विलिब्रियम में हो, हर टाइम नहीं लगाते। अगला सवाल लो आप। ये रहा एक पार्टिकल, इसको छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है कि किस थीटा पर, at what angle of theta, at what angle theta acceleration of particle, acceleration of particle make 53-degree angle with a string. At what angle theta acceleration, at what angle theta acceleration of particle make angle 53 degree with string. सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है, ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले तो आप ये मानोगे कि थीटा एंगल आ गया और ये यहाँ पे आ गया सर्कुलर ट्रैक पे घूमते घूमते। जितना आपको नॉलेज है उससे आप v निकाल सकते हो क्या, एल थीटा की टर्म में निकाल सकते हो। मैंने मान लिया आप निकाल लो। ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये है। और इस तरफ कौन सा आ जाएगा, at भी आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ये आया था g cos 37। यहाँ पे कितना आया था, तो यहाँ कितना आएगा, g cos थीटा। अबे कॉमन सेंस तो लगाओ, सेम ही तो क्वेश्चन है। थीटा की जगह 37 आ गया ना, सबको समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है कि एटी हम निकाल लेंगे। और an भी हमने वहां पे कैसे निकाला था, देखो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस क्लास का हर बच्चा an और at तो निकाल ही लेगा, उसको करना कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन रिपीट करना है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा क्या है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो ये तोड़ना है। एक्सेलरेशन तो दोनों का नेट होगा, दोनों का नेट तो इधर ही आएगा ना बच्चों। ये रहा ए, ये ए रस्सी के साथ कितने एंगल पर है, 53। क्वेश्चन में यही बोला गया है। तो आप बताओ वो एंगल कौन सा दिख रहा है आपको, ये एंगल है वो कितना है, 53। अब बताओ क्या करूँ। हाँ 1053, वेरी गुड। 1053 कितना हो जाएगा बोलो, 80/an आता है समझ में। 80/n, दो वेक्टर देखो आप, दोनों परपेंडिकुलर है, उनका नेट इधर आ रहा है, तो दिस अपॉन दिस क्या होगा, 1053। 80n तो आपने खुद ने कहा, आप निकाल लोगे, आपने कहा ऐसा, और रख देना। देखो रखने के बाद थीटा मिल जाएगा आपको, निकालो फटाफट। 80 और an जो नहीं निकाल पा रहे वो इसको ही देख लो, बस 37 की जगह थीटा लिख लो, इतना ही कर लो, काम हो जाएगा आपको। an कितना आया था आपका पहले, 2g sin 37, तो अभी आएगा 2g sin थीटा। और 80 कितना आया था आपका पहले, g cos 37, अभी आ जाएगा g cos थीटा। अब बताओ आप 80 की जगह क्या रखोगे आप, g cos थीटा।
an की जगह आप रखोगे 2g sin थीटा और इसको tan 53 कितना होता है भाई 4/3, यहाँ से आपको tan थीटा मिल गया। आया समझ में? क्या आप सबको समझ में आया? मैंने तब तुरंत an 80 क्यों लिखा? ने इतना फटाफट से an 80 कैसे लिख दिया ये बताओ, ठीक है? और क्यों लिखा ये भी समझ में आ गया, ठीक है? मैं ये समझ चुका हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको an 80 समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालना। फिर भी एक क्वेश्चन आपके लिए कि आप खुद ही निकाल के दिखाओगे an 80। एक क्वेश्चन ऐसा भी देते हैं आपको कि आप ही an 80 निकालो। इसी टाइप का एक और सवाल, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट। क्वेश्चन है particle is released from rest at point A. When it reaches at the lowest point B, when it reaches at lowest point B, its acceleration is twice the acceleration at A. When it reaches at point B, the lowest point, its acceleration is twice the acceleration at A. जितना acceleration A पे था ना उसका दुगना है नीचे। Determine theta. जहाँ से आपने उसको रिलीज किया है वो थीटा आपसे पूछा जा रहा है। जिस एंगल से आपने उसको छोड़ दिया था फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ से ऐसे ही छोड़ दिया था, नीचे आते आते यहाँ आया, तो यहाँ का एक्सेलरेशन यहाँ के एक्सेलरेशन का दुगना है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किस एंगल से इसको ड्रॉप किया था। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो करना शुरू करो। क्या आपको लगता है यहाँ पे भी ए पर एक्सेलरेशन आप निकाल पाओगे? कैसे निकालो? करवा चुका हूँ मैं आपको, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। पहला क्वेश्चन जो करवाया था रस्सी काटने वाला, सेम ही तो क्वेश्चन है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। क्या आएगा शुरुआत में एक्सेलरेशन? an 0 आएगा ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर सर्कल पे घूमेगा, an तो 0 आएगा क्योंकि वेलोसिटी है नहीं। अब आएगा केवल 80, और 80 कितना आएगा? कंपोनेंट लो, mg का कितना आएगा कंपोनेंट? mg साइन थीटा या कॉस थीटा? इस तरफ आएगा mg कॉस थीटा, देखो आप, और इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? mg साइन थीटा। तो अगर मुझे 80 निकालना है तो इसी दिशा में इक्वेशन लगानी पड़ेगी कि an तो पहले ही 0 है। तो अगर an 0 है तो m80 इसी का mg साइन थीटा कर दो, 80 कितना आ जाएगा? g साइन थीटा। तो a कितना होता है? दोनों एक्सेलरेशन के स्क्वायर का सम। अब वो केवल 80 के बराबर आ जाएगा, तो वो g साइन थीटा आ जाएगा। तो हमको कम से कम ये मालूम पड़ गया कि एक्सेलरेशन एट a कितना है, g साइन थीटा। एग्री? समझ में आया कि नहीं आया कुछ? अब हमें एक्सेलरेशन कहाँ निकालना है? b पर। वो कैसे निकलेगा? नहीं, वो निकालना भी तो पड़ेगा आपको, ट्वाइस तो है। थीटा कैसे निकलेगा आप बताओ? आपने कहा कि सर एक्सेलरेशन b तो हमको मालूम है पहले से, कितना है? ट्वाइस ऑफ a है। तब वो हो गया। अब इसके बाद क्या करूं मैं? थीटा कैसे निकलेगा? क्या आप खुद भी एक्सेलरेशन ऑफ b निकाल सकते हो? निकालो, जो आएगा उसको उसके बराबर कर देना, थीटा वहीं से मिलेगा आपको। देखिए आप कैसे निकालते हो बी पे एक्सेलरेशन। निकालिए बच्चों, आप सबको बी पे एक्सेलरेशन निकालना है, निकालो बराबर। क्या 0 आ रहा आंसर? 80 0 आएगा, वेरी गुड, 80 0 आएगा। कैसे बोला आपने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आपने बता दिया 0 आएगा। सबको समझ में आया कैसे बताया? देखो, यहाँ लग रहा है t, यहाँ लग रहा है mg, ये an एक्सेलरेशन हो गया, ये इस तरफ 80 मान लिया। आप जब इस दिशा में फोर्स देखोगे ना तो कोई फोर्स है ही नहीं, और नहीं है इसलिए 80 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो लोवेस्ट पॉइंट पे एक ही एक्सेलरेशन है, कौन सा? नॉर्मल। नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है?
स्पीड का स्क्वायर बाई एल, एल यहाँ पे आर है। स्पीड निकालो यहाँ पे कितनी है। क्या हम यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं क्या? अब सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या हम स्पीड निकाल पाएंगे? 2mg 1 minus cos theta. क्या आप लोग स्पीड निकाल पाओगे बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों ने निकाल दिया है, क्या ऑफलाइन वाले बच्चे निकाल पाएंगे? इस स्पीड को निकालने के लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा ना, तो लगाओ। आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो कितना नीचे आया, एम जी कितना नीचे आया? ये पूरा एल था, ये एल है, तो ये लेंथ कितना होगा, एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। इसको आप बराबर कर दोगे हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से आप वी स्क्वायर बाई एल निकाल दो, वी स्क्वायर बाई एल ही होता है 2g 1 माइनस कॉस थीटा। आगे आपके पास एक्सेलरेशन, तो आपको मालूम पड़ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ p था वी स्क्वायर बाई एल, और उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 2g 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो आया ना, इसको आप बराबर कर दो जिसके बराबर आपको करना था 2g साइन थीटा। अभी भी ये क्वेश्चन आसान नहीं, अभी भी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कर लोगे? करके दिखाओ, 2 मिनट है आपके पास। कितना आंसर? 30 डिग्री। एक बच्चे का आंसर आ चुका है 30 डिग्री, तो बाकी बच्चे अभी तक सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या। फिर सोच रहे हो, इतना फटाफट करो। इसको सॉल्व कर लेना, मैं लिख देता हूँ, थीटा आ जाएगा। आइडिया दो, इन दोनों को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, इन दोनों को ही हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे आप इसको। 90 आ रहा है तो अच्छी बात है, 90 होगा आंसर। कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। एक बच्चे का आंसर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 90 आ रहा आपको है, यहाँ से छोड़ना था इसको। 90 आ रहा है। 90 आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों का भी? यस सर। ठीक है, आंसर लिखो 90 डिग्री। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ने 90 बोला है, हमने आंसर मान दिया। बाकी लोग निकाल के कंफर्म करना। अरे कंफर्म करना, डायरेक्ट मत मान देना, ठीक है? क्योंकि आंसर कई बार क्या होते हैं, अलग अलग भी आते हैं। हालांकि आजकल आंसर एक जैसे आ रहे हैं, चमत्कार हो गया आजकल। आगे बढ़े बच्चों अपन। इसका मतलब आजकल आप बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो आजकल, घर पे क्वेश्चन कर रहे हो क्या आजकल? कैलकुलेशन इतनी सही नॉर्मली होती नहीं अपनी क्लास में। चलिए, मेरे हिसाब से आप सबको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब अगला सवाल आपके सामने रखा जाए। चलिए अगला सवाल। ये तो बहुत साल पहले जेई एडवांस में आ चुका है, बहुत साल पहले, लल्लू क्वेश्चन है। लेकिन ये हाइट आपको दे रखी है 6r, इस सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है r। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि उसको रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट। देखो, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, डिटरमाइन इट्स नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट ए and at point B. Determine the force, ऐसे लिखो, determine the force that circular track exert on the block. कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आता है, determine the force that smooth circular track exert on the block. अगर वो स्मूथ है तो केवल कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल, अदरवाइज फ्रिक्शन भी लगाता है। ठीक है, तो determine the force exerted by smooth track on the block at point A and at point B. दो जगह पे अलग अलग क्वेश्चन है, दो बार आपको निकालना है, एक बार A पर निकालना है, एक बार B पे निकालना है। दोनों जगह पे आपको नॉर्मल फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहा है वो निकालना है। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, ऐसा ही पूछ सकते हैं कि ब्लॉक कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो थर्ड लॉ है, जितना वो लगा रहा होगा उतना ही फोर्स कौन लगा रहा होगा? ब्लॉक भी लगा रहा होगा, दोनों बराबर लगा रहे हो। एग्री? अब सॉल्व करो इसको। ये आगे आपका ब्लॉक चलते चलते यहाँ पर, तो यहाँ पे आने पर इसके बाद कोई स्पीड होगी क्या इस तरफ? क्या बोलोगे? हाँ सर होगी। क्या हम ये स्पीड निकाल सकते हैं? निकाल लो, निकाल लोगे आप स्पीड? यस सर। जैसे ही आप स्पीड निकाल लोगे, क्वेश्चन आपके कंट्रोल में होगा। √12gr। स्पीड निकाल रहे हैं, एम जी 6r हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर जाएगा 12gr का स्क्वायर रूट।
वी आ रहा है ये, ठीक है, सबको समझ में आ गया। वी क्यों निकाला हमने, इतने क्वेश्चन है वी क्यों निकाल रहे हैं आप, ए एन निकाल लेंगे हम, वी क्यों निकाल रहे हैं, ए एन निकाल लेंगे। हमको पता है एक एक्सेलरेशन इस तरफ मानना होगा, एक एक्सेलरेशन इस तरफ मानना होगा, हर बार हम यही करते हैं, यही मानेंगे, हमारा स्टेप यही होगा। और बाकी फोर्स बनाओ, फोर्स तो आपने बनाया नहीं, एक तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, एम जी। और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन होता तो वो भी लगता। अब करो आगे बढ़ाओ, क्या करें अपन, कौन सी डायरेक्शन में लगा दे इक्वेशन, अरे नॉर्मल निकालना है आपको, कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ, रेडियल में लगा दो, रेडियल में आएगा n माइनस एम जी स्क्वायर बाई आर, तो नॉर्मल आ जाएगा एम जी प्लस एम बाई आर, बी स्क्वायर के लिए रख दो 12g, खत्म हो गया। लल्लू क्वेश्चन था ये, किसी और पॉइंट पे निकालना होगा तो वहां पे भी क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड, ताकि वहां पे भी क्या लिख सको, एन, और नॉर्मल हर जगह एन की दिशा में आ रहा है, चेक कर लो आप इसको, तो एन निकाले बिना नॉर्मल ही निकलेगा आपका। अगले पॉइंट पे निकाल के बताओ कितना आएगा, बी पॉइंट, एम जी, आया किसी का आंसर, एम जी सर, 10 mg। ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर आ गया भाई, और इधर से निकालो, सॉल्व करो, आपका कंपटीशन है भाई, ध्यान रखो ये बात। आपकी क्लास में टॉप कौन कर रहा है आजकल, फर्स्ट रैंक किसकी आ रही है आपकी क्लास में, वो आता है क्या क्लास में, आज नहीं आया, बाकी आता है हमेशा, और सेकंड आया नहीं, आता ही नहीं है, कोई दिन आता है, वो खुद ही पढ़ रहे हैं, ये वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर कोचिंग करी होगी और अब पूरा पढ़ा हुआ तो ही एक बार, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसने पूरा एक बार पढ़ रखा है तो आप अपने लेवल पर भी पढ़ सकते हो फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि हमारे साथ ही चलो। अगर आपने पूरा एक बार वो ढंग से पढ़ रखा है और आपको यकीन है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये तो जेडी बैच हम उसके लिए बनाते हैं जो पहले से पढ़ के कुछ आया नहीं होता है, उसे पढ़ाना पड़ता है हर एक चीज़, तो इसलिए मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, आपको हर एक चीज़ बताई जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो बी पे नॉर्मल कैसे निकालेंगे, बी पर आप इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकाल दोगे वी, कैसे निकालोगे, अगेन सेम, कितना नीचे आया इस बार 5R लिखना पड़ेगा, क्यों भाई 5R क्यों, कितना नीचे आया, यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हो, मैं तो वहीं से लगा रहा हूँ डायरेक्ट, वहां से भी तो लगा सकता हूँ ना, तो 5R नीचे आया, वहां से यहाँ तक कितना नीचे आया 5R, और फाइनल स्पीड होगी हाफ एम बी स्क्वायर, तो इस बार v आ जाएगा √10g/r, तो निकाल दो an कितना आ रहा है आपका, तो an आ जाएगा आपका v²/r से 10g। अब आप यहाँ पे जब फोर्स बनाओगे तो एक तो नॉर्मल आएगा, नीचे mg आएगा, एक्सेलरेशन भी आप दो बनाओगे, an और at, an आप इधर दिखा दो, at आप इधर दिखा दो, तो दिखाओगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, n, इस बार तो माइनस एम जी भी नहीं आएगा, देखो आप एक ही फोर्स है, फिजिकल्स टू एम ए एन, आ जाएगा 10 mg। ये बताओ यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है इस जगह पे, जीरो कैसे बोला आपने, फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ ना, क्या बनेगा, जी आ जाएगा, वो भी नेगेटिव में। अगर आप मान लीजिए वेलोसिटी की दिशाएं मानना है आपको हमेशा 80, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, तो एम ए टी इजिकल्स टू आप क्या लिख सकते हो, तो 80 कितना आ जाएगा -g। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि एट व्हाट रेट स्पीड इज इंक्रीजिंग और चेंजिंग और डिक्रीजिंग एट पॉइंट बी, निकाल पाओगे, एट व्हाट रेट स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी इज चेंजिंग, बताओ, ये रहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार,
मैं यहाँ पूछूँ आपसे, at what rate speed of block is changing at lowest point? 0 0. Why 0? 0 क्यों बोला? कोई फोर्स लग ही नहीं रहा उस दिशा में। आगे समझे। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए करना क्या पड़ता है। अगला सवाल। एक खास बात है कि सवाल खत्म नहीं होते और हम बार बार अगला सवाल ही बोलते रहते हैं। टाइम भी हो चुका होता है और सवाल चलते रहते हैं। ये रेडियस आर, सवाल क्या है ये देखिए। सवाल ये कि आपने इस ब्लॉक को स्लाइटली पुश किया है, हल्का सा पुश किया आपने, और जब आपने इस ब्लॉक को हल्का सा पुश किया तो ये ब्लॉक चलने लगा। देखो, ब्लॉक इज गिवन वेरी स्लाइटली पुश, वेरी स्लाइट पुश। वेरी स्लाइट पुश का मतलब है उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट कितनी है, 0। ठीक है, आप चाहो तो किसी वेलोसिटी से भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेलोसिटी चला दूं, अगर स्लाइट पुश बोलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मानोगे, 0, और किसी वेलोसिटी चला देंगे तो वो मान लेना। ठीक है, तो अभी तो स्लाइट पुश लिखा है। ठीक है, डिटरमाइन द एंगल, determine the angle of position vector of block, determine the angle of position vector of block, angle of position vector of block with respect to center with vertical at which block leave the hemispherical surface, block leave the circular track or hemispherical surface। हेमिस्फेरिकल सरफेस को वो कहाँ पे छोड़ देगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन ये है, देखो अभी समझाता हूँ आपको। ये है पोजीशन वेक्टर, अपने ब्लॉक को थोड़ा सा पुश किया तो ब्लॉक चलेगा, और जैसे जैसे वो चलेगा आपको ये लगता है कि उसका पोजीशन वेक्टर लगातार घूमता जा रहा है। एक ऐसा थीटा आएगा जिस थीटा पे ये सर्कुलर ट्रैक को या हेमिस्फीयर को ही छोड़ देगा, हवा में आ जाएगा, आप कह सकते हो। आपको बताना है कि किस थीटा पे ऐसा होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे ये आगे जा रहा होगा एक पर्टिकुलर जगह आएगा जिसके बाद ये सर्कल पे नहीं चलेगा। अभी तक तो सर्कल पे चल रहा है, लेकिन जैसे ही नॉर्मल 0 हो जाएगा उसके अगले पल क्या हो जाएगा, उसके अगले पल ये सर्कल पे नहीं चलेगा, उसके बाद तो ये हवा में आ जाएगा, ये इसको छोड़ चुका हो। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ पे वो था, और इस जगह पर नॉर्मल कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, सर्कल खत्म। अभी तक सर्कल है, यहां से यहां तक नॉर्मल 0 नहीं था, नॉर्मल अभी 0 नहीं है, अभी नॉर्मल कुछ है, नॉर्मल कुछ है, नॉर्मल कुछ है, नॉर्मल कुछ है। यहाँ पे आते ही नॉर्मल क्या हो गया, 0 हो गया। क्या आप सबको बात समझ में आ गई? इसके बाद वो हवा में आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह कुछ चलने लग जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल तो पूछा ही नहीं, वो भी पूछ सकते हैं कि ये छोड़ने के बाद कहाँ तक जाएगा। अपने को तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म करना है। एग्री? आप बताओ क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं। अब तक हमने इतने क्वेश्चन में क्या क्या किया है, आप बोलोगे सर हमने अब तक बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। निकाल लोगे आप सब लोग, स्पीड निकाल लो फटाफट। फिर आप लगाओगे mg, लगा दिया, mg लगाओगे ना, फिर आप बोलोगे सर नॉर्मल लगता था लेकिन नॉर्मल है कितना, 0। लगता तो था लेकिन उस नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, 0 है। इससे पहले तक नॉर्मल की वैल्यू 0 नहीं थी। ये लास्ट पॉइंट है सर्कुलर ट्रैक का, इसके बाद सर्कुलर ट्रैक नहीं होगा, और लास्ट पॉइंट पे भी नॉर्मल तो 0 आ रहा है, mg आ गया, और कोई फोर्स नहीं है। सर्कुलर मोशन के हिसाब से एक्सेलरेशन के 2 डायरेक्शन, एक अंदर की तरफ an और दूसरा at। एग्री? आप बताओ आप इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन में लिखना पसंद करोगे, आपकी क्या इच्छा है? कुछ इच्छा हो रही है तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन। आप बोलोगे कोई से भी लिख दो, कुछ तो आएगा, सही बात है। mg के भी 2 कंपाउंड ले ले, और तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता तो कहीं भी लो। ये किधर आ जाएगा, mg cos थीटा, किधर आ जाएगा mg sin थीटा। अब बताओ एक इक्वेशन में इस दिशा में लिखूंगा, लिख दो क्या, ये लिखे, लिख दे, क्या लिखेंगे बोलो, mg cos थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, man। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, an कितना है,
वी स्क्वायर भैया, वी कितना है निकालो भाई, कुछ तो करो, अपने हाथों का भी कमाल दिखाओ, सारे कमाल आप मुझसे करवाओगे क्या? आप भी निकालो, वी कितना आएगा? 2gm 1 minus cos theta. ऑनलाइन वाले बच्चे आपने निकाला क्या? Yes sir. ठीक है, मैं आपको बताया था, जो नहीं निकाल पा रहे हो, ये आर है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की बच्चों होगी आर कॉस थीटा, ठीक है, और ये आर है, आर माइनस आर कॉस थीटा आ जाएगा। ये सब हम ऐसे कर चुके हैं बहुत सारी चीजें अब, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, 2g 1 माइनस कॉस थीटा आ गई। ये तो एन होता है, तो 2g 1 माइनस कॉस थीटा आ गया आपका एन। इस एन को यहाँ रखना पड़ेगा, तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2g 1 माइनस कॉस थीटा। सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा मिलने वाला है, कितना आ रहा है? Cos inverse 2/3. थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 2 by बाई 3. आ गया, सिंपल। अगर मैं किसी स्पीड से भी फेंकता, किसी स्पीड से, तब भी कर लेते, क्या फर्क पड़ता? वर्क एनर्जी थ्योरम में जो डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर लिख रहे हो, उसमें इनिशियल स्पीड, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आती है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि जस्ट आफ्टर लीविंग द हेमिस्फीयर, मैं आप से पूछ रहा हूँ, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? जब इसमें नॉर्मल फोर्स 0 हो गया है, उसके जस्ट बाद इस पर एक्सेलरेशन कितना होगा? G. जी होगा, एक ही तो फोर्स लग रहा है इस पे, कौन सा? Gravity. इवन इस मोमेंट पर भी इसका एक्सेलरेशन जी है, क्योंकि इस पे नॉर्मल 0 हो चुका है। समझ में आ गया? तो अब लिखो, ऑन लीविंग द हेमिस्फीयर only one force is acting on the block. On leaving the hemisphere, only one force is acting on the block. 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 So the acceleration is g. अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि सर्कुलर ट्रैक छोड़ने पर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, अब देखो यार, तब बता दिया आपको, अब तो आपको खुद को देखना आना चाहिए। टेंजेंशियल कैसे निकालोगे आप, देख के बताओ ना। इक्वेशन लगाते हैं ना, पर टेंजेंशियल के लिए क्या लगाओगे इक्वेशन? कितना आ रहा है? डिसाइन थीटा आ गया सबको समझ में? टेंजेंशियल के लिए इक्वेशन लगाना आना चाहिए भाई। Yes sir. या आप इस एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है, उसका कंपोनेंट ही ले लो वेलोसिटी की तरफ, वही क्या हो जाता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। After leaving the circular track, particle move on projectile motion. अगला पॉइंट लिखो, after leaving the circular track, this particle move as projectile particle. On leaving the circular track, particle start moving on circular track. तो पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल पाथ पे चलने लग जाएगा। सबको समझ में आ गया? हो सकता है इस क्वेश्चन को इनिशियली कुछ स्पीड आपको दे दी जाए, उससे पूछ सकता है, या फिर एग्जामिनर बहुत चालाक है, कुछ ऐसा भी कर सकता है जो मैं आपके सामने करने वाला हूँ। देख लो आप, यहाँ पे आपको स्प्रिंग लगा देंगे और इस ब्लॉक को बोलेंगे कि आपने इसको स्प्रिंग को ऐसे पिचका रखा है, आपने चिपका हुआ नहीं है ब्लॉक, इससे पुश कर रखा है ब्लॉक को, स्प्रिंग के पुश कर रखा है, चिपका नहीं रखा है। जैसे छोड़ोगे क्या होगा? आगे आएगा, यहाँ तक आएगा, और आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ जाएगा? वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ की स्पीड निकालने के लिए, या यहाँ से यहाँ तक भी आप क्या लगा सकते हो, वो आपके काबिलियत है कि आप क्या कर सकते हो। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट बताऊं, आप तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट क्या लगा देना? वर्क एनर्जी थ्योरम। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आप लिख देना हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर, और बाकी तो आपको समझ में आता है। ये ग्रेविटी का भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? Yes तो इस sir. तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। आगे बढ़े? Yes sir. ठीक है, एक और सवाल दूं मैं आपको ऐसा ही। हाँ भाई, वापस बोलो। हाँ, एन को मैंने 0 लिखा, मतलब नॉर्मल 0 होगा, क्योंकि वो सर्कुलर ट्रैक क्या कर चुका है? लीव कर चुका है। अरे आपको क्या लगता है कुछ भी फोर्स लग जाए घूम जाएगा?
इसका जो एक्सेलरेशन है यहाँ तक तो घूम रहा है, इसके अगले ही पल इसी रेडियस पे घुमाने के लिए जितना फोर्स इसको इस तरफ चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, इससे नहीं घूम पा रहा है। यहाँ तक तो घूम गया ना, लिमिटिंग केस है ये। कौन सा केस है? लिमिटिंग केस। उसके बाद तो वो कांटेक्ट में ही नहीं है, वो तो हवा में आ गया, फिर कैसे घूमेगा वो? इधर आओ, देखो एक और सवाल करो और समझ में आएगा। ये एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है ऐसा, होलो है होलो। इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसको मैं एक वेलोसिटी दे रहा हूँ, और मैं आपसे पूछूंगा कि ये कहाँ पर सर्कुलर ट्रैक को छोड़ देगा, किस हाइट पर। एक हाइट पूछूंगा मैं, कितनी हाइट पर ये सर्कुलर ट्रैक को छोड़ देगा। इसकी एक वेलोसिटी मैं आपको दे रहा हूँ, रूट 4 GR, ये इसकी वेलोसिटी है, रूट 4 GR। इस वेलोसिटी से आपने पार्टिकल को फेंका है, और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर इस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को फेंकेंगे तो ये सर्कुलर ट्रैक कब छोड़ देगा। या टाइम नहीं पूछना, मैं इस एंगल पे छोड़ेगा ये पूछ सकता हूँ मैं आपसे। पूछूं क्या पूछूं मैं आपसे, बताओ। डिटरमाइन द एंगल फ्रॉम वर्टिकल अपवर्ड, डिटरमाइन द एंगल फ्रॉम वर्टिकल अपवर्ड, यानी इस वाली लाइन से इस एंगल पर। डिटरमाइन द एंगल फ्रॉम वर्टिकल अपवर्ड where this block will leave the circular track. Determine the angle from vertical upward where it will leave the circular track. जहाँ पे सर्कुलर ट्रैक छोड़ देगा, आपसे पूछा जा रहा है कि वहां पे क्या होगा। मान लेते हैं कि इस थीटा पर इसने सर्कुलर ट्रैक छोड़ दिया, इस थीटा वर्टिकल के साथ आपने एक एंगल मान लिया थीटा। ये थीटा जो भी आएगा, अगर ये थीटा 90 से बड़ा आएगा तो 90 से बड़ा मान लेंगे, अगर ये थीटा 90 से छोटा आएगा तो 90 से छोटा मान लेंगे। हमने थीटा हमेशा किधर बनाना होता है? 90 से कम। हमारी यही तरीका होता है फिजिक्स में। हम जैसे ओमेगा टी से घुमाते थे, हम कितने एंगल पे घुमाते थे? 90 से कम एंगल। और अगर वो ज्यादा आ गया तो ज्यादा आ गया, कोई बात नहीं। तो मैंने भी अपना ये मान रखा है कि वो 90 डिग्री से कम किसी एंगल पर अटक, यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा इसका? 0। सर्कुलर ट्रैक छोड़ने का मतलब समझते हो? जो नॉर्मल फोर्स है, कांटेक्ट छूट गया इन दोनों का। जैसे ही कांटेक्ट छूटेगा ना, सर्कुलर ट्रैक छूट गया, उसके बाद ये अगर स्पीड होगी तो ये ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन से नीचे गिर जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? आपने एक स्टोन को फेंका, एक पत्थर को फेंका, पत्थर गया 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 छूट गया, ऐसे गिर गया। ये तो होता ही है। आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि किस एंगल पे वो गिरेगा। तो वो एंगल आप निकाल सकते हो क्या? ये निकाला था ना, एग्जैक्टली सेम चीज आपको फॉलो करनी है। क्या क्या लिखो? सबसे पहले तो आपका रेडियस r दे रखा है, वेलोसिटी रूट 4 GR है। इस हाइट पर आपको क्या निकालनी पड़ेगी? स्पीड। वहां भी निकाली थी आपने, निकाल दो। जैसे ही स्पीड निकल जाएगी, आपको ये मालूम है कि यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा। आप बोलोगे v²/r। फिर आपको नॉर्मल तो ऑलरेडी 0 पता ही है। नीचे क्या लग रहा है? mg। ये लास्ट केस है, इसके बाद सर्कुलर पाथ नहीं है। अभी तक सर्कल इसी रास्ते पे चल रहा है अभी तक। इसके अगले ही पल सर्कुलर पाथ खत्म, क्योंकि नॉर्मल उड़ चुका है, ये हवा में आ गया। हवा में आने के इसकी स्पीड इधर है। अरे कोई पार्टिकल अगर हवा में हो और ये mg लग रहा हो और ये उसकी स्पीड हो, कौन सा मोशन करेगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बाद में ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो वो पार्टिकल दो तरह के मोशन कर सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोलिक। उसके अलावा कोई मोशन नहीं कर सकता। जब ये पार्टिकल हवा में आ जाएगा तो इस पे एक ही फोर्स लगता रहेगा लगातार। कौन सा? ग्रेविटी। तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। कितना? g। और जब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो दो ही तरह के मोशन कर सकता है, स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोलिक। स्ट्रेट लाइन केवल कब कर सकता है? जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक लाइन में हो। और जब वेलोसिटी और ए ऐसे हो जो होंगे यहाँ पर, तो फिर अगले पल इसका मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। आ गया समझ में? तुम्हें समझ में आ गया कुछ कुछ? बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ आगे क्या करें? mg लिख दिया, आप क्या करें? नॉर्मल 0 हो गया। कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। किधर लोगे कंपोनेंट? दो ही डायरेक्शन में लेते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये काम आएगा मेरे इस बार। कितना हो जाएगा कंपोनेंट? ठीक है। तो अब जो आपने यहाँ किया था ना, वही सारी स्टेप करनी है। फटाफट बताओ आंसर कितना आ रहा है? cos इनवर्स -1/2। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि ये यहाँ कहीं होगा, 90 ज्यादा होगा। मुझे यकीन नहीं है, फिर भी कंफर्म करेंगे।
माइनस में आ रहा सबका, cos थीटा -2 आ रहा है, इसका मतलब होगा ही नहीं, कंफर्म करो एक बार, इसका मतलब होगा ही नहीं, सर्कुलर ट्रैक छोड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब ये हो गया, अगर जो आप बता रहे हो उसके हिसाब से अगर हम चले तो सर्कुलर ट्रैक छोड़ेगा ही नहीं। cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 आ रहा है सर। cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 आ रहा है, ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये मत समझना कि हर बार आंसर यही आता है, किस्मत है हमारी कि इन दोनों केस में आंसर सेम आ गया। फिर भी और एक और बच्चे को करके कंफर्म करना चाहिए, मैं करता हूँ। देखो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो mg cos थीटा नॉर्मल तो आएगा ही नहीं, अरे जो नॉर्मल इधर आता हो तो आएगा ही ना, अभी जैसे नॉर्मल यहाँ आ रहा है, ब्लॉक यहाँ जाएगा, नॉर्मल इधर होगा, ब्लॉक यहाँ होगा, नॉर्मल इधर होगा, यहाँ तो नॉर्मल आ ही नहीं रहा क्योंकि नॉर्मल 0 है। तो mg cos थीटा इज इक्वल टू m v²/r, तो v² आ जाएगा gr cos थीटा। वर्क एनर्जी थ्योरम से बताओ v कितना आएगा, वो निकालोगे तो ये r आएगा, तो ये r प्लस cos थीटा आएगा, तो माइनस mg r 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ m4gr, ये आएगा। इसको आप इधर ले आओ तो हाफ mv² आ जाएगा 2mgr माइनस mgr माइनस mgr cos थीटा, ये आ जाएगा mgr 1 माइनस cos थीटा। हाँ ये तो सेम ही आ गया, स्पीड तो सेम ही आ गई, डेटा सेम ही आ रहा है बच्चों। आपका जो v² आ रहा है ना वो आ रहा है 2gr 1 माइनस cos थीटा, तो जो n है आपका v²/r वो निकल के आ रहा है 2g 1 माइनस cos थीटा, सेम आ गया an। तो अगर an, वैसे मैं an क्यों निकाल रहा हूँ, v² ही निकालना, अब an निकालने की जरूरत क्या है, मैंने बात कर तो दिया, an की जगह v²/r, अब तो मुझे v² वहां रखना है बस उठा के, 2gr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू gr cos थीटा, सेम इक्वेशन आ गई है, तो cos थीटा आ गया 2/3, सेम आंसर आ गया सबको समझ में। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे जब आपसे कोई ये पूछेगा कि सर्कुलर ट्रैक कब छोड़ेगा, अगर मान लो रस्सी वाला केस दे रखा होगा तो वहां पे टेंशन को 0 कर देना, और अगर इस तरह का केस दे रखा होगा तो वहां पे नॉर्मल को 0 कर देना, ठीक है, सीधा आप वो एंगल बनाना, नॉर्मल 0 लिखना, सर्कुलर मोशन रेडियल डायरेक्शन के इक्वेशन में इक्वेशन लिखना, एन को लिखना ही मत क्योंकि तो 0 है, और दूसरी इक्वेशन कौन सी आएगी, वर्क पर एनर्जी की, जिससे आप वो v निकालोगे। फिर दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप हर बार क्या निकाल पाओगे, थीटा। इनफैक्ट यहाँ पर तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, मुझे पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पे कहाँ गिरेगा या फिर मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पर उसके बाद जा पाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन हम आगे चल के करेंगे, वो अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है आपको, वो भी समझ लीजिए क्या है वो बात। देखो बच्चों, ये सच है कि इसके बाद ये सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन अगर हम कुछ चालाकी करें, तो इसको मिटा दिया, सॉरी, आपके सामने कुछ चालाकी होगी, देखना क्या हो रही है। ऐसा बना दिया, इसको बोलते हैं नजरबंद। इस ब्लॉक को आपने इसके अंदर बंद कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये ब्लॉक इस ट्यूब से बाहर नहीं निकल सकता, ये एक ट्यूब है। अब ऐसे में आप जब इसको फेंकोगे इसी वेलोसिटी से √4gr से, जैसा आपने सोचा है, तो होगा ये कि एक पर्टिकुलर एंगल पर आने के बाद नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0। और हम कह रहे हैं कि इसके बाद ये इस सरफेस का टच में रहेगा ही नहीं, और वहां तो हम कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करना शुरू कर देगा, तो अगले ही पल ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इस वाली सरफेस के साथ भिड़ जाएगा, टक्कर खा जाएगा इस सरफेस। इसे तो भिड़ेगा, और किससे भिड़ेगा, एक गिरने के बाद ये इस सरफेस से भिड़ेगा, और भिड़ने के बाद वो इस सरफेस पे चल पड़ेगा। तो आपको पता है क्या होगा, जो नॉर्मल पहले अब तक इस तरफ आ रहा था, वो नॉर्मल यहाँ से इस तरफ हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? तो नॉर्मल 0 होने के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करा थोड़ी पल के लिए, उसके बाद ये दूसरी सरफेस पे आ गया और इसके नॉर्मल का डायरेक्शन पलट गया। क्या आप सबको बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात? ये सिर्फ इसमें ही नहीं होता, इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको समझाया था एक और चीज, वो देखो आप, ये देख रहे हो आप, ये वाली चीज, इसमें भी ऐसा करते थे अपन, ये ब्लॉक को अपन यहाँ से डिलीट किया,
आपको पता है एक पर्टिकुलर एंगल पे आके क्या हो जाएगा, न्यू नॉर्मल 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये उधर आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा ये ऐसे, और तब नॉर्मल का डायरेक्शन, अभी आपका नॉर्मल इस तरफ था, इस तरफ था, अब आपका नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज सिर्फ इस पाइप में नहीं होती है, हो सकता है कभी आपको पाइप की जगह एक रिंग दे रखी, सॉरी एक वायर दे रखा हो और एक मोती दे रखा हो, ये मोती, इस मोती को आपने चलाया है तो एक पर्टिकुलर एंगल पे आके क्या होगा, नॉर्मल 0 हो जाएगा। उससे पहले तक आपका नॉर्मल का एक डायरेक्शन रहा होगा और वो था ऊपर की तरफ। उसके बाद आपका जो नॉर्मल है वो रहेगा, नॉर्मल तभी भी रहेगा, लेकिन अब क्या है, वो इस तरफ आ जाएगा नॉर्मल। मोती है आपके पास, असल में सरफेस बदल जाती है, पहले वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है, फिर वो उसके साथ कांटेक्ट में आता है। यही रिंग में भी होता है। रिंग में अगर ढंग से दिखाऊं मैं आपको तो कैसे होता है, आपको ढंग से दिखाता हूं, थोड़ा मोटा करके। ये देखो, मैं एक रिंग बना रहा हूँ, शुरू में रिंग ऐसी थी, देखना आप, इस जगह पे वो कांटेक्ट में, तो नॉर्मल ऐसे लग रहा था, तो चलते चलते यहाँ आ गई, तो नॉर्मल ऐसा लग रहा था। आ रहा है क्या समझ में आपको, ऐसा लगा। फिर एक ऐसा समय आया जब वो हवा में आ गई, ये देखो हवा में आएगा, अब वो किसी के साथ टच में नहीं है, वो किसी के साथ टच में नहीं है, अगले ही पल ये रिंग ऐसी हो जाएगी। आ रहा है क्या समझ में? अब वो इधर वाले सरफेस टच आ गई तो नॉर्मल इधर आ जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज होता है। पहले सॉरी मैंने गलत बना दिया, अब नॉर्मल इधर नहीं आएगा, अब नॉर्मल इधर आएगा ऐसा। ये जो सरफेस है ना आपकी रॉड की सरफेस, ये इसको पुश करेगी लाइक दिस, तो इस तरह से सीन बन जाएगा आपका कि नॉर्मल पहले ऐसा था और ऐसा हो जाएगा। तो नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज होना एक बहुत नॉर्मल बात है जो आपको समझने की जरूरत है। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यस सर। बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म हो जाए। अब उसके बाद आखिरी क्लास में क्या होता है, नॉर्मली बच्चे कई बार बहुत ही कम आते, कई बार आते भी नहीं। अभी तक का तो ट्रेंड यही रहा है। तो मैं एक काम और करूंगा, कल पढ़ाने के बाद ही इसके आगे के जो 2 लेक्चर और है उसका वीडियो मैं आपको पहले ही भेज दूंगा। अगर आप आए तो क्लास में पढ़ाएंगे वो चीज़, नहीं आए तो वीडियो तो आपके पास हो गई, मतलब दोनों चीज़ें होगी अपने पास। समझ गए, अपन दोनों ऑप्शन रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल तो आओगे ना, कल तो ऐसा तो नहीं है ना कोई नहीं आएगा, ठीक है।